गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अमित जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट और इस बैच के लिए आपका इनकम टैक्स फैकल्टी। आज जो फ्रेंड्स ये वीडियो आप देखने वाले हो, ये मेरे लाइव बैच का रिकॉर्डिंग है। आपको फ्रेंड्स पता ही है, लाइव क्लास में कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा मसाला भी रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन टेंशन बिल्कुल मत लेना। मैंने वो सारा मसाला, वो सब अनवांटेड पार्ट क्लीन कर दिया है। अब आपको मिलेगा सिर्फ पूरा स्टडी कंटेंट, नो बकवास, ओनली टैक्स की बात। इस बैच का फ्रेंड्स पूरा स्टडी मटेरियल डाउनलोड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री डाउनलोड लिंक से मिल जाएगा। सजेशन बस इतना ही है कि इस वीडियो के साथ साथ मटेरियल खोल के पढ़ोगे तो डबल फायदा होगा। फ्रेंड्स ये बैच फुल्ली अपडेटेड है और आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। सो एंजॉय द लेक्चर, प्रैक्टिस रेगुलरली और एग्जाम में अपना बेस्ट देना। फ्रेंड्स बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड एग्जाम। और फ्रेंड्स याद रखो, टैक्स टफ नहीं है, बस थोड़ा रफ लगता है जब तक आप उसे अपना दोस्त नहीं बनाते। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स कैपिटल गेन का अपना चैप्टर चल रहा है, एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, आज अपनी दूसरी क्लास है। लास्ट क्लास में फ्रेंड्स हम लोगों ने क्या किया, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं 2 मिनट लगा के। लास्ट क्लास में फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा कैपिटल गेन, दो तरह का कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म किसे बोलूंगा, शॉर्ट टर्म में भी दो कैटेगरी, एक शेयर्स वाली कैटेगरी थी, एक अदर देन शेयर्स वाली कैटेगरी थी, लिस्टेड शेयर्स, राइट। तो लिस्टेड शेयर्स वाली अगर कैटेगरी है, 12 महीने से मैंने उसको कम होल्ड किया, 12 महीने या उससे कम अगर मैंने उस एसेट को होल्ड किया तो वो शॉर्ट टर्म बनेगी, उसके बाद वो लॉन्ग टर्म बन जाएगी। एनी अदर एसेट 24 महीने या उससे कम होल्ड किया अपने पास तो वो शॉर्ट टर्म, उसके बाद लॉन्ग टर्म, राइट। टैक्स का हम लोगों ने रेट देखा, अगर मेरा शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म कौन सा, शेयर्स वाला है, सेक्शन 111A, 20% टैक्स लगेगा। अगर अदर एसेट है मेरी, कोई और एसेट है अदर देन शेयर्स, तो उस केस में जो स्लैब है अपना 4 लाख, 8 लाख, 12 लाख, अलग अलग स्लैब रेट पे लगता है, वो स्लैब उसके ऊपर अप्लाई होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी दो, राइट, एक शेयर्स वाला, एक अदर देन शेयर वाला, दोनों पे 12.5% टैक्स रेट है। बट शेयर वाले में फ्रेंड्स 1,25,000 रुपए तक का अगर गेन आया है तो वो मेरा एग्जेम्प्ट होता है, उसके बाद मेरा वो उसके ऊपर का जो पोर्शन होगा 12.5% पे टैक्सेबल होगा। एनी अदर एसेट 12.5% टैक्सेबल है, उसमें कोई छूट नहीं है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स हम लोगों ने मेजरली लास्ट क्लास में किया था। आज बात करेंगे फ्रेंड्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। हमने देखा कैपिटल गेन निकालने का तरीका लास्ट क्लास में। कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे, मेरे को फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन नॉर्मली सेल होती है, बट उसमें कई बार कुछ चीजें और भी आ सकती हैं, राइट। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन में से मेरे को माइनस करना है क्या, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसमें से माइनस करना है क्या, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, माइनस करना है सेलिंग एक्सपेंस, जो बचा वो मेरा कैपिटल गेन, जो बचा मेरा कैपिटल गेन। लास्ट क्लास में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने और देखा था, कोई अगर मैंने लैंड और बिल्डिंग एक्वायर की है, राइट, एक्वायर की है 23 जुलाई 2024 से पहले, लैंड और बिल्डिंग एक्वायर की है 23 जुलाई 2024 से पहले, बट वो कौन है जिसने एक्वायर की है, रेजिडेंट इंडिविजुअल या फिर रेजिडेंट एचयूएफ। रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एचयूएफ ने अगर कोई लैंड और बिल्डिंग एक्वायर की 23 जुलाई 2024 से पहले और उसको सेल किया 23 जुलाई 2024 को या उसके बाद, तो उस केस में अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है तो आपको बेनिफिट दिया गया। बेनिफिट ये दिया गया कि आप जो गेन की कैलकुलेशन करोगे वो तो नॉर्मली जैसे सबकी होगी वैसे ही करोगे, जैसे अभी मैंने बताया। बस टैक्स की जब कैलकुलेशन करोगे, टैक्स की कैलकुलेशन दो तरह से करके देखना, एक विद इंडेक्सेशन, एक विदाउट इंडेक्सेशन। विद इंडेक्सेशन, विदाउट इंडेक्सेशन, और दोनों में टैक्स जिसमें कम आए आप उसका बेनिफिट ले लेना, जो कम टैक्स आए उतना टैक्स पे कर देना, राइट। तो ये हमें फ्रेंड्स लैंड और बिल्डिंग में एक बेनिफिट दिया गया। इंडेक्सेशन लास्ट ईयर तक एप्लीकेबल था, 23 जुलाई 2024 से पहले तक इंडेक्सेशन एप्लीकेबल था हर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे अदर देन शेयर वाले, राइट, एप्लीकेबल था। 23 जुलाई 2024 को इंडेक्सेशन खत्म कर दिया गया, लेकिन लैंड और बिल्डिंग, रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एचयूएफ के केस में आज भी है, राइट। बट आपको दोनों तरह से चेक करना पड़ेगा। विदाउट इंडेक्सेशन 12.5% टैक्स लगेगा, विद इंडेक्सेशन अगर मैं करता हूं कि इंडेक्सेशन के साथ कैलकुलेट करूंगा तो 20% टैक्स लगेगा।
दोनों तरह से आपको कैलकुलेट करके देखना है। लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन हुआ था, राइट। आज की क्लास में बात करेंगे फ्रेंड्स, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन में से 3 चीजें माइनस होंगी। पहली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दूसरी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तीसरी सेलिंग एक्सपेंसेस। तो इसमें जो पहला आइटम है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन स्पेसिफिकली बात करेंगे। अगर मैंने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नॉर्मली फ्रेंड्स क्या होगी, नॉर्मली होगी मैंने जिस प्राइस पर एसेट को एक्वायर किया, परचेस किया, जो मेरा परचेस प्राइस है, दैट इज माय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, राइट। बट अगर मैंने एसेट परचेस की 1 अप्रैल 2001 से पहले, 1 अप्रैल 2001 से पहले अगर मैंने परचेस किया तो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, यहां पर क्वेश्चन ये है, ठीक है जी। मैंने 1 अप्रैल 2001 के बाद अगर परचेस किया तो जो मेरा परचेस प्राइस है वो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। 1 अप्रैल 2001 से पहले अगर मैंने एसेट परचेस की तो वो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, उस केस में फ्रेंड्स मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी फॉर कैपिटल एसेट परचेज कंस्ट्रक्टेड बिफोर 1 अप्रैल 2001, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी कंसीडर्ड एज आइदर एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 विच एवर इज हायर। अगर आपने एसेट परचेज की कब, 1 अप्रैल 2001 से पहले, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने एसेट परचेज की 1/1/1998 को, कितने की, 20 लाख रुपए की। 1/1/1998 में मैंने 20 लाख रुपए की एक एसेट परचेज की और मेरी 1 अप्रैल 2001, वो आज मैं उसको सेल कर रहा हूं, 1 अप्रैल 2001 को मेरे को देखना है, 1/4/2001 को मैंने देखा उसकी जो मार्केट वैल्यू है, फेयर मार्केट वैल्यू उस एसेट की, वो निकल के आती है जी कितनी, वो निकल के आती है 50 लाख रुपए। तो मेरी एसेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, 50 लाख। 50 lakhs इज माई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी और इस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के हिसाब से, राइट, इस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के हिसाब से मुझे अपने टैक्स की कैलकुलेशन करनी है, मुझे अपने कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है जी। अब आगे पढ़ लेते हैं। फॉर लैंड और बिल्डिंग, अगर ये एसेट लैंड या बिल्डिंग है, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 कैन नॉट एक्सीड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। मान लो ये जो मैंने एग्जांपल लिया, 1/1/1998 को मैंने एक लैंड खरीदी थी, मैंने एक लैंड खरीदी थी कितने की, 20 लाख रुपए की। 1/4/2001 को उस लैंड की फेयर मार्केट वैल्यू मैंने पता लगाई 50 लाख। लेकिन उस टाइम पर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, ये स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अभी शॉर्टकट में बताता हूं। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होती है, ये थोड़ा सा डिटेल में समझ लो, कोई बात नहीं आगे, क्योंकि ये टर्म काफी यूज होगी। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होती है फ्रेंड्स, मान लो आप एक एसेट खरीद रहे हो, आज आप कहते हो जी मैं एक एसेट 50 लाख रुपए की खरीद रहा हूं। फिर आप क्या करोगे, इस एसेट को खरीदने में 2 पार्टी इंवॉल्व होंगी, एक जो सेलर है और एक जो बायर है। 2 पार्टी इंवॉल्व होंगी, दोनों क्या करेंगी, दोनों बोलेंगी जी, एक पार्टी बोलेगी मेरे को एक प्रॉपर्टी 50 लाख में खरीदनी है, दूसरी कहेगी मुझे बेचनी है, ठीक है, दोनों मिल गए। अब इस 50 लाख की प्रॉपर्टी का क्या होगा, वो लोग कोर्ट में जाएंगे, राइट। वहां पर जाकर क्या होगा, इनकी एक रजिस्ट्री होगी, राइट, वहां पर रजिस्ट्री होगी। मान लो ए खरीदना चाहता है और बी बेचना चाहता है, ए खरीदना चाहता है, बी बेचना चाहता है, तो बी क्या करेगा, ए के नाम पे ट्रांसफर पेपर बनवाएगा, राइट। बी और ए के बीच में एक ट्रांसफर पेपर बनेंगे जिसको हम बोलते हैं सेल डीड, राइट, सेल डीड बोलते हैं जिसको, राइट। यानी बी ए के नाम पर इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेगा। इस पेपर्स की रजिस्ट्री होगी, रजिस्ट्री कहां पर होगी, कोर्ट में होगी। इस कोर्ट में इनको जो प्राइस है, इस प्राइस के ऊपर इस रजिस्ट्री कराने के नाम की एक ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। कितनी ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, नॉर्मली स्टेट वाइज फ्रेंड्स ये ड्यूटी अलग अलग है, बट मोटा 6-7% के आसपास होती है। 6% पकड़ लो अभी के लिए, मान लो ये 6% इन्हें ड्यूटी देनी पड़ेगी। 50 लाख का 6% कितना हुआ जी, 50 लाख का 6% 3 लाख। ये 3 लाख रुपए चले जाएंगे गवर्नमेंट के पास कि भाई 50 लाख का 6% 3 लाख रुपए स्टैंप ड्यूटी, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंप ड्यूटी। इतने रुपए के 3 लाख रुपए के स्टैंप पेपर खरीदे जाएंगे। उन स्टैंप पेपर के ऊपर ये सेल डीड बनेगी, उस पर ये दोनों पार्टियां साइन करेंगी और कोर्ट में इसकी एंट्री हो जाएगी कि हाँ जी अब दोनों पार्टियों में से कोई मुकर नहीं सकता, ये प्रूफ कोर्ट में सबमिट हो गया जी कि ये जो है, राइट, इसने इसको ये प्रॉपर्टी बेच दी है। अब इसके बाद से बी इसका ओनर नहीं रहा, ओनर हो गया ए।
अब सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। ये प्रॉपर्टी बी ने जो 50 लाख की बेचने की बात करी, इसकी एक्चुअल प्राइस है 1 करोड़ रुपए। बी ने बोला ए को देख 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मैं अगर 1 करोड़ में बेचूंगा तो मेरा कैपिटल गेन बहुत ज्यादा आ जाएगा, मेरे को 1 करोड़ में नहीं बेचनी, मैं तो 50 लाख में ही बेचूंगा, मैं तो 50 लाख में बेचूंगा। इसने कहा मैं 50 लाख में बेचूंगा। ए ने कहा ठीक है यार 50 लाख में तू मुझे बेच दे, बाकी 50 का क्या है, बाकी 50 मुझे कैश में देना। ए ने कहा ठीक है मेरे पास भी बहुत कैश पड़ा है, मेरा भी नंबर 2 का बहुत काम है, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा कैश को कहां ठिकाने लगाऊं, 50 लाख रुपया घर में पड़ा है। ए कह रहा है ठीक है 50 तेरे को तेरे बैंक में दूंगा, दिखाएंगे हम क्या कि 50 लाख में हमने प्रॉपर्टी खरीदी। और ए क्या करेगा 50 लाख रुपया इसको कैश पकड़ा देगा। तो बी के पास पैसा कैसे आया, 50 लाख उसके बैंक में आया और 50 लाख उसके पास कैश आ गया। ए के पास जो 50 लाख एक्स्ट्रा पड़ा था वो ठिकाने लग गया, बी की कैपिटल गेन बचा लिया। ये धांधलेबाजी करके इन्होंने अपने कैपिटल गेन की और अपने ब्लैक मनी की प्लानिंग कर ली। ठीक है जी, प्लानिंग हो गई। अब गवर्नमेंट कह रही है तुम प्लानिंग करो खूब बैठ के, हम तो देख रहे हैं ना क्या चल रहा है। हमने देखा जी इस 50 लाख की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू हर एरिया में फ्रेंड्स, एक होती है म्युनिसिपल राइट, एक होती है अथॉरिटी, एक अथॉरिटी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, जिसको हम जैसे दिल्ली में है, दिल्ली में क्या है फ्रेंड्स, डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। महाराष्ट्र में क्या है, एमडीए महाराष्ट्र डेवलपमेंट अथॉरिटी। हर एरिया में फ्रेंड्स एक डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है जो ये डिसाइड करती है कि इस एरिया में पर्टिकुलर टाइप की एसेट की क्या वैल्यू होगी। वो अथॉरिटी उसका रेट डिसाइड करती है। जो ये प्रॉपर्टी बिक रही है 50 लाख में, 50 लाख ब्लैक मनी करके इधर उधर हो गया, इसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, जो ये वैल्यू डिसाइड करती है अथॉरिटी, इसको बोलते हैं स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। इसने डिसाइड कर रखी है जी ये वैल्यू तो यहां पर 90 लाख रुपए है, 90 लाख रुपए वैल्यू है, तुम 50 लाख में कैसे बेच रहे हो। वो कह रहा है नहीं जी मैं तो 50 लाख में बेचूंगा। कह रहा है 50 लाख में तुम्हें बेचनी है बेचो, लेकिन तुम्हारी जो 6% ड्यूटी जाएगी, जो तुमने हमारा नुकसान कराया है 50 लाख पे, ये एक्चुअली तुम्हारा ट्रांजेक्शन 50 का नहीं, हमें पता है ज्यादा का है। तुमसे जो स्टैंप ड्यूटी वसूली जाएगी वो 90 लाख पे वसूली जाएगी। अगर तुम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम पर बेचते हो, अगर तुम अपनी एसेट को स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम पर बेचते हो, तो जो तुमसे स्टैंप ड्यूटी ली जाएगी वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू पे ली जाएगी। तो ये क्या करेगा, अब यहां पर जो 6% 50 लाख का दिया था वो 50 का ना देके 90 लाख इंटू 6%, ये मेरी ड्यूटी जाएगी, कितनी जाएगी 5.4 लाख। तो ये जो गवर्नमेंट को इन्होंने चूना लगाया 3 लाख 5 लाख 4 हजार 2.5 लाख रुपया यहां बचाया, गवर्नमेंट ने कहा ये हमने वसूल लिया। ठीक है। और दूसरा यहां पर फ्रेंड्स कैपिटल गेन में क्या बोला, कैपिटल गेन में क्या बोला गया कि अगर आप राइट, तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू समझ में आती है। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू फ्रेंड्स जो अथॉरिटी डिसाइड कर रही है, अथॉरिटी जो डिसाइड करेगी वो मेरी फ्रेंड्स स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होगी। अथॉरिटी जो डिसाइड करेगी वो मेरी क्या होगी, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, क्योंकि ये स्टैंप ड्यूटी वैल्यू फ्रेंड्स वर्ड आगे बहुत आएगा कैपिटल गेन के अंदर। ठीक है, तो ये स्टैंप ड्यूटी वैल्यू हो गया। अब यहां पर देखो क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। 50 लाख रुपए मेरी फेयर मार्केट वैल्यू हो गई इस एग्जांपल में, लेकिन आगे कह रहा है कि फेयर मार्केट वैल्यू स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती। ज्यादा नहीं हो सकती मतलब हमने देखा जी 1/4/2001 को स्टैंप ड्यूटी इस वैल्यू प्रॉपर्टी की 40 लाख रुपए ही है। कह रहा है इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 40 लाख रुपए है, तो तुम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज्यादा कैसे बोल सकते हो। देखो जहां लोगों का फायदा होता है, जहां लोगों का फायदा होता है कि रेट बढ़ाने से मेरा फायदा होगा, वहां लोग रेट बढ़ा देंगे। ये बोलेगा जी 50 लाख रुपए मार्केट वैल्यू है, कौन जाके चेक कर रहा है कितने फैक्टर्स अवेलेबल है मार्केट वैल्यू के। फ्रेंड्स देखो क्या होता है, एक एसेट की मार्केट वैल्यू आपको 10 तरह से निकलवाओगे 10 निकल के आ जाएगी। मार्केट में फैक्ट है राइट, कि एक एसेट की मार्केट वैल्यू भी फिक्स नहीं है, आप निकलवाओगे उसके अंदर भी वेरिएशन आएगा। आप 10 लोगों से निकलवाओगे 10 लोग अलग अलग तरह की मार्केट वैल्यू आपको दे देंगे राइट। तो जहां पर मेरा फायदा हो रहा है, यहां मार्केट वैल्यू जितनी बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरी जितनी बढ़ेगी, मेरा गेन उतना कम आएगा। तो मैं कोशिश क्या करूंगा कि मैं एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हायर पकड़ूं, ज्यादा से ज्यादा लूं। मेरी पॉकेट से जा क्या रहा है, गवर्नमेंट कह रही है 1/4/2001 की जो ज्यादा है पकड़ लो, तो मैंने तो ज्यादा से ज्यादा 50 लाख ले ली, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है ऐसे नहीं, ऐसे हम तुम्हारा फायदा नहीं होने देंगे। इन एनी केस ये जो फेयर मार्केट वैल्यू है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती। 1/4/2001 की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू और चेक कर लो। अब स्टैंप ड्यूटी वैल्यू तो ऑन रिकॉर्ड होती है, उसमें कोई झूठ नहीं बोल सकता, वो अथॉरिटीज के रिकॉर्ड में है।
अथॉरिटीज डिसाइड करती है, उनके रिकॉर्ड में होती है। ऑनलाइन काफी रेट अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी जाके चेक कर सकते हो, राइट। तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 40 लैक्स, इसने कहा जी देखो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 40 लैक्स है और ये तुम्हारी फेयर मार्केट वैल्यू 50 बन रही है, तो हम जो है 50 और 40 इसमें से 40 ही लेंगे, 50 नहीं लेंगे। मतलब अब यहां पर जो 1/4/2001 को 20 लाख से कंपैरिजन होगा वो 50 से नहीं होगा, 40 लाख से होगा। फेयर मार्केट वैल्यू इन एनी केस स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं होगी, अगर ज्यादा है तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कंपेयर कर लो, राइट। तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इन दोनों में जो भी लोअर होगा उससे मैं कंपेयर करूंगा किसको, एक्चुअल प्राइस को। तो अब मेरा क्या है 40 लाख, 40 और 20 को मैंने कंपेयर किया, विच एवर इज हायर। तो अब मेरी फ्रेंड्स 1/4/2001 की वैल्यू बनेगी 40 लाख, 40 लाख। इस एग्जांपल को थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। मान लो फ्रेंड्स, मान लो मेरी 1/1/1998 को 1/1/1998 को वैल्यू थी मेरी, कब, 1/1/1998। यहां पर एक काम करते हैं, वहां जगह थोड़ी कम है, यहां बनाते हैं। मान लो मेरी 1/1/1998 को मेरी एसेट की वैल्यू थी 50 लाख। मैंने 1/4/2001 को मैंने उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकलवाई, वो निकली 40 लाख। तो रूल कहता है विच एवर इज हायर, हायर अब एक्चुअल है, ये एक्चुअल है और ये फेयर मार्केट वैल्यू है 1/4/2001 की, तो जो हायर है 50 लाख वो मैं ले लूंगा। लेकिन यहां पर फ्रेंड्स स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मैंने और निकलवाई, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू इन एनी केस स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती, राइट। तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मैंने निकलवाई, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू निकल के आ गई मेरी 60 लाख रुपए। अब क्या करूं, अब क्या करूं? तो फ्रेंड्स सिंपल है, यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो आपको क्या करना है, इन दोनों में लोअर को पकड़ना है, इन दोनों में लोअर, फेयर मार्केट वैल्यू और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, विच एवर इज लोअर। इन दोनों को जो लोअर निकल के आए उसको एक्चुअल से कंपेयर कर लो, और उन दोनों में जो हायर निकल के आए वो आपका क्या बनेगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब मैं ये रूल लिख देता हूं, रूल लिख देता हूं, हायर ऑफ नंबर 1 एक्चुअल कॉस्ट, राइट, हायर ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, नंबर 2 लोअर ऑफ नंबर 1, नंबर 2 लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, राइट। अब देखो बिल्कुल क्लियर है, आपको क्या निकालना है, हायर ऑफ एक्चुअल कॉस्ट और इन दोनों का लोअर, इन दोनों में जो लोअर होगा उसको एक्चुअल से मेरे को कंपेयर करना है, ठीक है। क्लियर है अब ये पॉइंट? तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कभी पता चला मैं स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 60 लाख है, राइट, तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 60 लाख है, या मान लो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, कंफ्यूजन आपको क्या हो सकता है, देखो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मेरी, हाँ स्टैंप ड्यूटी मेरी 60 लाख है, तो कभी आप हो सकता है 60 लाख रुपए पकड़ लो कि जी फेयर मार्केट वैल्यू जो है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती, फेयर मार्केट वैल्यू स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती। तो आपने बोला जी फेयर मार्केट वैल्यू स्टैंप ड्यूटी से कम है, कम है, तो ठीक है, तो कभी आप लोग कंपैरिजन एक्चुअल और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू का करने ना बैठ जाओ कि जी इन दोनों में जो हायर है वो पकड़ लेते हैं। अब 60 लाख, 60 लाख नहीं लेनी, आपको क्या करना है, केवल आपको सेकंड पॉइंट के अंदर, सेकंड कंडीशन के अंदर फेयर मार्केट वैल्यू और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू दोनों को कंपेयर करके उन दोनों का लोअर पकड़ना है, और उस लोअर को एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करेंगे, और इन दोनों में जो हायर आएगा वो मेरी क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बस इतना ध्यान रखना है, राइट। तो एक्चुअल कॉस्ट मेरी 1 करोड़, फेयर मार्केट वैल्यू मेरी निकल के आई जी 80 लाख, और स्टैंप ड्यूटी मेरी वैल्यू मेरी निकल के आई 120 लैक्स, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मेरी 120 लैक्स। तो मैं क्या करूंगा यहां पर, फेयर मार्केट वैल्यू और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज लोअर, लोअर मेरी इन दोनों में से क्या आई, वो आई 80 लाख। तो मैं 80 लाख को 1 करोड़ से कंपेयर करूंगा और देखूंगा इन दोनों में से हायर कौन सी है, हायर है 1 करोड़, तो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इस केस में बनेगी 1 करोड़, ठीक है। ये है फ्रेंड्स सिंपल। चलो जी वापस चलते हैं। अब क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है यूज ऑफ कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर 2001-2002 शैल बी यूज्ड इन कैलकुलेशन रादर देन एनी अर्लियर इंडेक्स। ये क्या है फ्रेंड्स, पॉइंट समझना। देखो क्या होता है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हम लोगों ने देखा था, ये अगर इंडेक्सेशन कॉस्ट मेरे को निकालनी है, इंडेक्सेशन कॉस्ट कहां निकलेगी फ्रेंड्स,
पहली चीज, इंडेक्सेशन खत्म हो चुका है। इंडेक्सेशन केवल एक ही सिचुएशन में है, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, इंडेक्सेशन केवल एक ही सिचुएशन में है। अब कब है इंडेक्सेशन है फ्रेंड्स? अगर मैं कौन हूं रेजिडेंट इंडिविजुअल या रेजिडेंट एचयूएफ। तो अप्लाई किस पे होगा? जो मैं बता रहा हूं, रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा, रेजिडेंट एचयूएफ, और किसी पे नहीं है इंडेक्सेशन। अब केवल रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एचयूएफ, और उन्होंने भी अगर कोई लैंड और बिल्डिंग खरीदी है या दोनों खरीदी है। रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एचयूएफ, लैंड और बिल्डिंग का केस है और खरीदी थी 23 जुलाई 2024 से पहले और उसको सेल किया 23 जुलाई 2024 को या उसके बाद, तब ये इंडेक्सेशन अप्लाई होगा। यानी ये सारी कंडीशन पूरी होंगी तब इंडेक्सेशन अप्लाई होगा। रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एचयूएफ ने गोल्ड खरीदा, इंडेक्सेशन अप्लाई नहीं होगा। रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एचयूएफ ने लैंड और बिल्डिंग खरीदी 23 जुलाई 2024 के बाद, तब भी ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एचयूएफ ने लैंड और बिल्डिंग खरीदी 23 जुलाई 2024 से पहले और उसको सेल किया 23 जुलाई 2024 या उसके बाद, तो इंडेक्सेशन अप्लाई होगा। ये एक सिचुएशन है बस, ठीक है। पहली चीज, इंडेक्सेशन के अंदर क्या देखा हमने देखा जी, कोई भी एसेट जो 2001-2002 को 100 रुपए की है, उसकी आज वैल्यू 376 है। उसकी आज वैल्यू कितनी है? 376। ये हमने देखा। अभी हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, राइट, कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी। फ्रेंड्स सोच के देखो, यहां पर इंडेक्सेशन 2001-2002 का अवेलेबल है। 2001-2002 का इंडेक्सेशन अवेलेबल है। मैंने एसेट खरीदी 1 अप्रैल 2001 को, तो इंडेक्सेशन 100 रुपए में लगा दूंगा। लेकिन अगर मैंने एसेट खरीदी 1999 को, 1999 में, अब मैं इंडेक्सेशन कौन सा अप्लाई करूं? तो उन्होंने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया इसके थ्रू। उन्होंने बोला जी देखो, आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालो 1999 और 1 अप्रैल 2001 की, विच एवर इज हायर, और उसके ऊपर इंडेक्सेशन अब आप अप्लाई करोगे 2001-2002 का, क्योंकि हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को 2001-2002 के आसपास ले आए। हमने बोला आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अब 1 अप्रैल 2001 के हिसाब से निकाल लो, अभी अभी हमने देखा। और इंडेक्सेशन भी जो अप्लाई होगा फ्रेंड्स वो होगा 2001-2002। तो कोई भी पुरानी एसेट 1999 से पहले की, 1999 या उससे पहले की लैंड और बिल्डिंग का अगर केस आ जाए, क्योंकि इंडेक्सेशन और किसी में अप्लाई नहीं होना, बाकी किसी में इंडेक्सेशन के बारे में मुझे सोचना ही नहीं है अब, राइट। लैंड और बिल्डिंग का केस है, रेजिडेंट इंडिविजुअल का केस है, रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एचयूएफ का केस है। उस केस में फ्रेंड्स आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालनी पड़ेगी 1 अप्रैल 2001 को, उसकी क्या वैल्यू थी, राइट, एक्चुअल, और 1 अप्रैल 2001 जो भी फेयर मार्केट प्राइस है, विच एवर इज हायर, और उसके ऊपर इंडेक्सेशन जो अप्लाई करोगे 2001-2002 का करोगे, ना कि 99 का। इससे पहले भी होते थे, 1981 से इंडेक्सेशन चल रहा था। 1981 से आप पुराना इंडेक्सेशन चार्ट, राइट, पहले 81 से चलता था, 81, 82, 83, 84, 85 फ्रेंड्स पुराना चला आ रहा था, उसको डिस्कार्ड कर दिया। उन्होंने कहा इतने पुराने इंडेक्सेशन कौन चेक करेगा, खत्म। उन्होंने बोला जी अब आप 2001-2002 से करो, 2001-2002 से उसको रीसेट कर दिया गया। तो आपको पुराना कुछ याद नहीं रखना, ये आपके केवल नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया कि इससे पहले भी होता था, तब हमारे पास, राइट, हमारे पास उस टाइप के इंडेक्सेशन यूज करने का ऑप्शन हुआ करता था। अब 2001-2002 से उन्होंने बोल दिया जी जो भी एसेट की वैल्यू 100 रुपए है, आज उसकी वैल्यू 376 होगी, राइट। तो फ्रेंड्स अब मैं अगर इस एसेट की इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालूं, कौन सी, ये एसेट, मान लो ये एसेट थी लैंड, मैंने कब खरीदी थी? 1998 में। 1998 मैंने इस एसेट को खरीदा था और आज मैं इसको सेल कर रहा हूं और इसकी मेरे को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालनी है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फ्रेंड्स कैसे निकालूंगा? फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स कैलकुलेशन। नॉर्मली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए मेरे को इंडेक्सेशन नहीं लेना है, इंडेक्सेशन खत्म। टैक्स की कैलकुलेशन के लिए मुझे कंसीडर करना है। और क्या करूंगा फ्रेंड्स, यहां पर मेरे को फेयर मार्केट, यहां पर मेरे को क्या करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए दो चीजें, एसेट एक्चुअल वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू, विच एवर इज हायर। लेकिन ये 40 लाख इन एनी केस 60 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता, तो मैंने 40 लाख ले लिया। 50 और 40 में कौन सा हायर? 50 लाख। मेरी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी हुई? 50 लाख। कब? 1/4/2001 को मानी जाएगी ये वैल्यू। और आज मैं इसको सेल कर रहा हूं, तो मेरे को इसका निकालना है इंडेक्स्ड
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरी हो गई इस एसेट की, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरी हो गई इस एसेट की 50 लाख। मैं ऊपर वाले एग्जांपल की बात कर रहा हूं फ्रेंड्स, ये वाले 50 लाख कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 50 लाख। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर मेरे को निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, 50 लाख मल्टीप्लाई करूंगा किससे, इस साल के, जिस साल सेल कर रहा हूं उस साल के इंडेक्स 376, और डिवाइड करूंगा जब इसे परचेज किया था। परचेज किया था 1998 में, लेकिन मेरे को इंडेक्स कब से लेना है, 2001 2002 से, ठीक है, 1 अप्रैल 2001 से। तो इंडेक्स में लूंगा यहां पर 100 रुपए। मैंने अभी आपको चार्ट दिखाया था, उसके अंदर जो पहला इंडेक्स है 2001 2002 का वो 100 है। तो ये फ्रेंड्स मेरी 50 लाख मल्टीप्लाइड बाई 376, 50 लाख मल्टीप्लाइड बाई 3.76, राइट। तो ये फ्रेंड्स मेरा आ जाता है 18 लाख, वो 1 करोड़ 88 लाख, 1 करोड़ 88 लाख, राइट। 1 करोड़ 88 लाख रुपए मेरी फ्रेंड्स इस एसेट की क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और ये किस पर्पज से यूज होगी फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने देखा था, ये हमारी यूज होगी टैक्स कैलकुलेशन के लिए। टैक्स कैलकुलेशन मेरे को दो तरह से करनी है, पहली इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दूसरी विदाउट इंडेक्सेशन। इंडेक्स के साथ 20%, इंडेक्स के साथ 20%, विदाउट इंडेक्सेशन कितना, विदाउट इंडेक्सेशन 12.5%। तो इस एग्जांपल को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। मान लो इस एसेट को, मान लो आज इस एसेट को मैं बेचता हूं जी कितने में, आज मैं 2.5 CR में बेचता हूं। मैंने 50 लाख की एसेट खरीदी। अब पूरा क्वेश्चन बन रहा है, देखो मैंने एक एसेट खरीदी थी फ्रेंड्स 1998 में 50 लाख रुपए की, मैं उस एसेट को आज 2.5 करोड़ रुपए में बेच रहा हूं, ठीक है। और मेरे को फैक्ट जो दिए क्वेश्चन के अंदर, उस एसेट की 1/4/2001 को फेयर मार्केट वैल्यू 40 लाख थी, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 60 लाख थी। कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी, कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी। अब करो, क्या करोगे, देखो 2.5 करोड़ मेरा क्या हो जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, सेल प्राइस 2.5 करोड़, ठीक है जी। तो निकाल लो यहां पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 2 करोड़ 50 लाख, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको क्वेश्चन बन गया पूरा, मल्टीपल कॉन्सेप्ट मिक्स करके। अब इसमें से मेरे को निकालना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, वो हमने अभी सीखा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलेगी जी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकलेगी एक्चुअल और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर। लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो यहां पर 60 लाख है इसलिए 40 ले लेंगे। गलती से अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 30 लाख निकल आती तो फिर ये 40 ना लेके मैं 30 लेता और 30 को 50 से कंपेयर करता, विच एवर इज हायर 50 लाख। तो अब 50 लाख रुपए मेरी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई 50 लाख, राइट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई 50 लाख। यहां पर फ्रेंड्स मेरा गेन आ गया 2 करोड़ का, 2 करोड़ का मेरा गेन आ गया, ठीक है, 2 करोड़ रुपए का मेरा गेन आ गया। अब इसमें फ्रेंड्स मेरे को क्या करना है, अब मेरे को इसके अंदर टैक्स की लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। टैक्स की लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए मेरे को 2 मेथड लगाने पड़ेंगे, मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2। पहला मेथड विद इंडेक्सेशन, दूसरा मेथड विदाउट इंडेक्सेशन। विद इंडेक्सेशन में मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, मैं करूंगा जी यहां पर फिर दोबारा कैलकुलेट करूंगा। पहले मेथड में देखो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 2 करोड़ 50 लाख, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैंने अभी निकाली थी 1 करोड़ 88 लाख, 1 करोड़ 88 लाख, राइट। मेरा फ्रेंड्स कितना आया, मेरा टैक्स आया 62 लाख रुपए का गेन आया। ये आया मेरा गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 62 लाख, और मेरा टैक्स बनेगा इस पे विद इंडेक्सेशन 20% टैक्स लगेगा। 62 लाख का 20% निकाल लो, राइट। 6 दूनी 12, 12,40,000 रुपया, 12,40,000, राइट। 12,40,000 का टैक्स लगेगा। दूसरा मेथड विदाउट इंडेक्सेशन, विदाउट इंडेक्सेशन में मेरा गेन कितना आ रहा है, देखो जी 2 करोड़ का आ रहा है, तो मैं 2 करोड़ रुपए, राइट। और यहां पर निकालना है, निकाल भी लो। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 2 CR और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लोगे आप 50 lakhs, तो मेरा गेन आ गया यहां पर कितना 2 CR का, ये 2.5 CR है, 2 CR का गेन आ गया। और टैक्स मेरा बनेगा विदाउट इंडेक्सेशन पे 12.5%, 12.5%। तो 2 करोड़ का 12.5%, 2 करोड़ का 12.5% 25 लाख रुपए बनता है, 25 लाख। विद इंडेक्सेशन 12,40,000, विदाउट इंडेक्सेशन 25 लाख। तो कौन सा बेनिफिशियल है मेरे लिए, विद इंडेक्सेशन। तो मैं 12,40,000 के हिसाब से टैक्स पे कर दूंगा। ये टैक्स मेरा वर्किंग बिलो, ये मैंने लिख दिया जी
कितना, 12,40,000। अब यहां पर फ्रेंड्स सरचार्ज, सरचार्ज कितना लगेगा, कितना लगेगा सरचार्ज, 50 लाख रुपए तक कोई सरचार्ज नहीं। अगर मेरी ये टोटल इनकम मेरी ये 2 करोड़ आ रही है, 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं, 50 लाख के ऊपर 1 करोड़ तक कितना, 10% सरचार्ज, 1 करोड़ के ऊपर 2 करोड़ तक कितना सरचार्ज, 15%। तो यहां पर सरचार्ज मेरा 15% सरचार्ज लग जाएगा। 12,40 का 15% सरचार्ज निकाल लो, मल्टीप्लाइड बाई 15%, 1,86,000। राइट, टोटल कर लो 14,26,000। अब इसके ऊपर एक आइटम और जोड़ दो, HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%। ये आप ऐड कर लेना, फाइनल मेरी ये टैक्स लायबिलिटी निकल के आ जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है? ये क्लियर है पॉइंट कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्यों निकाल रहे हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसलिए निकाल रहे हैं और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसलिए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं फ्रेंड्स अपनी बुक के ऊपर वापस, कि मैं यहां पर क्या बोल रहा था, मैं यहां पर बोल रहा था जी, कहां गया हमारा, यूज ऑफ कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर 2001-2002 शैल बी यूज्ड इन कैलकुलेशन रादर देन एनी अर्लियर इंडेक्स। पुराना कोई इंडेक्स यूज नहीं करना है, वो कह रहा है 2001-2002 का यूज करोगे अब आप। ठीक है, और अगर 2001-2002 के बाद एसेट परचेज की है तो जो एक्चुअल है वो यूज कर लो। पुराने वारों के लिए 2001-2002 का यूज करना है, क्योंकि जो भी आपकी एसेट है वो आपकी 2001-2002 वाले रेट पर ले आए, मार्केट से कंपेयर करा के। ठीक है जी, अब आ जाओ एग्जाम्पल फ्रेंड्स, ये आप देख लेना जो मैंने अभी एग्जाम्पल करवाया है। चलो देख लेते हैं। मिस्टर रोन परचेज वन हाउस 15/6/1997, 2001 से पहले खरीद लिया, 3.5 लाख रुपए का, एंड 2 लाख रुपए उसके ऊपर इंप्रूवमेंट पे खर्च किए 1/11/1999 को, एंड इट्स फेयर वैल्यू वाज एज ऑन 1/4/2001 इज 8.5 लाख। उसकी फेयर वैल्यू, राइट, अच्छा एक पॉइंट और पढ़ लो पहले, इसमें एक पॉइंट आया, ये मैंने पढ़ाया नहीं, ये पॉइंट इसके अंदर आया है, समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, एनी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनकर्ड प्रायर टू 1 अप्रैल 2001 विल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। वो कह रहा है 1/4/2001 से पहले की जो आपने इंप्रूवमेंट की है वो आपको कंसीडर नहीं करनी। अब काफी लोगों को ये इलॉजिकल लगेगा कि भाई मैंने खर्चा किया है और आप कह रहे हो कंसीडर मत करो, लेकिन एक्चुअली वो कंसीडर हो गया, कैसे दिखा देता हूं वो भी आपको, पहले फिर इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखो वापस आया फिर यहां पर 1 जनवरी 1998 को मेरी एक एसेट एक्चुअल, राइट, मैंने अच्छा नहीं, एक एग्जांपल क्रिएट करना पड़ेगा इसके लिए, राइट, मैंने एक 1998 को एक एसेट परचेज की 20 लाख रुपए की, मैंने एक 1999 में उसमें कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट पे 10 लाख रुपया और लगा दिया। मेरी 1/4/2001 को फेयर मार्केट वैल्यू मैंने इस एसेट की निकलवाई 60 लाख रुपए निकल के आई। आप मेरे को एक बात बताओ, जो ये फेयर मार्केट वैल्यू 60 लाख रुपए निकली है वो क्यों निकली? अगर ये इंप्रूवमेंट नहीं करता तो क्या ये वैल्यू 60 लाख होती? शायद नहीं होती, क्योंकि इसने ये पैसा लगाया, इस घर को इंप्रूव किया, इसीलिए तो इसकी वैल्यू 60 लाख है। और हम कह तो रहे हैं एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, ये हायर है, ले लो, दिस इज योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और दिस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑलरेडी इंक्लूड्स दिस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। जो आपने 1/4/2001 से पहले इंप्रूवमेंट किया होगा, उस इंप्रूवमेंट की वजह से ही तो आपकी फेयर मार्केट वैल्यू 60 लाख ज्यादा आई, वरना हो सकता है ये 60 की जगह 40 रह जाती, क्योंकि आपने ये खर्चे किए थे। पहले आपने खरीदा ग्राउंड फ्लोर, उसके ऊपर आपने फर्स्ट फ्लोर और बनवा दिया 10 लाख रुपए लगा के, अब हो गए फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, अब 2 फ्लोर का मकान हो गया। 2 फ्लोर की वजह से इसकी वैल्यू 60 लाख आई, वरना शायद 40 ही लाख होती। तो इस 60 लाख में ऑलरेडी ये 10 लाख इंक्लूडेड है, बाय डिफॉल्ट इंक्लूड हो गया, हमने कोई एफर्ट नहीं किया, इंक्लूड हो गया। समझ में आ रहा है? इसीलिए इसको मना कर दिया कि इससे पहले आपने जो इंप्रूवमेंट किया उसको भूल जाओ, क्योंकि हम तो कह रहे हैं फेयर मार्केट वैल्यू आपकी इन एनी केस। देखो प्रॉपर्टी के केस में बहुत रेयर सिचुएशन होती है फ्रेंड्स कि आप एक प्रॉपर्टी 10 साल पहले खरीदो और 10 साल बाद बेचो और उसमें आपको घाटा हो जाए।
घाटा केवल एक दो सिचुएशन में होता है कि या तो कुछ ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज आई जिसकी वजह से एक्सेप्शनली रियल एस्टेट बिल्कुल क्रैश कर गया, और वो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर इंप्रूव कर जाता है। दूसरी सिचुएशन फ्रेंड्स क्या आती है, आपको बहुत ज्यादा जरूरत थी, आपको इमीडिएटली सेल करना था, कोई आपका फायदा उठा के चला गया, तब आपको घाटा हो सकता है। नॉर्मली रियल एस्टेट में लॉस नहीं होगा, नॉर्मली लॉस नहीं होगा, देखो ठीक है, नॉर्मली कुछ ना कुछ आप कमा के निकलोगे। तो वो कहते हैं जी फेयर मार्केट वैल्यू इन एनी केस हमेशा ज्यादा ही निकलेगी 1/4/2001 की। अगर पुरानी कोई एसेट आपने खरीदी है तो वो ऑटोमेटिकली जो आपने इससे पहले इंप्रूवमेंट किया वो इसमें कंसीडर हो गया, इसीलिए हम कह रहे हैं इंप्रूवमेंट को लेना ही नहीं है। तो लॉजिकली भी ये बात को ठीक लग रही है, राइट? तो लॉजिकली भी ठीक लग रही है और रूल भी यही बोलता है। चलो जी, तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ लो। इस क्वेश्चन में एक्चुअली ये वाला पॉइंट था, इसीलिए ये पॉइंट मैंने पहले स्किप किया था, लेकिन आप पढ़ लो उसे। मिस्टर रोहन ने हाउस परचेज किया है 15/6/97 को 3.5 लाख का, इनकर्ड 2 लाख ऑन इट्स इंप्रूवमेंट 1/11/1999। अब 1/11/1999 2001 से पहले का है, तो मेरे को इस 2 लाख रुपए को भूलना पड़ेगा। एंड इट्स फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 8.5 लाख। 8.5 लाख रुपए उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 10 लाख है, राइट? तो फेयर मार्केट वैल्यू 8.5 लाख, स्टैंप ड्यूटी 10 लाख। इन दोनों में जो लोअर होगा कौन है? 8.5। तो फेयर मार्केट वैल्यू 8.5 लाख को कंपेयर करूंगा 3.5 लाख से, एक्चुअल प्राइस से, और जो भी हायर होगा तो वैल्यू निकल के आएगी 8.5 लाख। इन दिस केस इफ एसेट इज सोल्ड एंड इट्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी टेकन 8.5 लाख एंड इंडेक्स ऑफ 2001-2002 शैल बी अप्लाइड। बट इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज 6.5 लाख, मान लो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 6.5 लाख निकल आती, तो वो कह रहा है मार्केट वैल्यू 8.5, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 6.5, तो 8.5 को 6.5 से कंपेयर करो, जो लोअर होगा, लोअर कौन सा है? फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा निकल आई, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लोअर निकल आई 6.5 लाख। 6.5 लाख को कंपेयर करेंगे 3.5 लाख से, तो उस केस में 6.5 लाख रुपए मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनेगी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी टेकन 6.5 लाख। बट इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज 2.5 लाख, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 2.5 लाख निकल आई तो 2.5 लाख को कंपेयर करेंगे 3.5 लाख से, तो उस केस में जो हायर होगा कौन सा? 3.5, तो उस केस में 3.5 बनेगा। ठीक है, चलो अब ये अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कंप्यूट कैपिटल गेन एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर रोहन इन द फॉलोइंग इंडिविजुअल सिचुएशन। उसने गोल्ड सेल किया है और एक लैंड सेल की है। डेट ऑफ परचेज 15/6/1990, 15/5/1992, दोनों 2001 से पहले के केस हैं। कॉस्ट प्राइस 5 लाख, 7 लाख। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दी हुई है, ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट दिया हुआ है, कुछ इंप्रूवमेंट किया, ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी है 1/4/2001 की। डेट ऑफ सेल दे रखी है 15/6 और फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। सबसे पहले निकालेंगे गोल्ड का। गोल्ड का निकाला इन्होंने, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन सेल 2.5 करोड़ में किया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालो जी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट प्राइस था 5 लाख, इंप्रूवमेंट को भूल जाओ, राइट? फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 को 35 लाख। 35 को 5 से कंपेयर किया, विच एवर इज हायर 35 लाख, तो 35 लाख मेरा क्या बन गया? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 2,15,00,000 का। इस 2,15,00,000 पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 2,15 पे 4 लाख की मेरे को बेसिक एग्जेम्पशन मिल जाएगी, राइट? 4 लाख की मेरी बेसिक एग्जेम्पशन। इस बेसिक एग्जेम्पशन को फ्रेंड्स हमने यहाँ कंसिडर नहीं किया, वो आप कर लेना, राइट? जो मैंने ये एग्जाम्पल में भी कैलकुलेशन करवाई थी, इसके अंदर बेसिक एग्जेम्पशन कंसिडर नहीं किए, ये आप कर लेना, ठीक है? बेसिक एग्जेम्पशन रहती है। चलो जी, उसके बाद फ्रेंड्स क्या होगा? उसके बाद आपका सरचार्ज 15%। सरचार्ज 15%, मेरा प्रॉफिट कितना आया? 2,15,00,000। कितने लोगों के माइंड में ये आ रहा है कि सरचार्ज 25% लगेगा? मेरी टोटल इनकम आई 2,15,00,000 की, 2 करोड़ क्रॉस कर गई। सरचार्ज का हमने रेट देखा था फ्रेंड्स, याद होगा आपको, सरचार्ज का रेट देखा था हम लोगों ने 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं है, 50 के ऊपर 1 करोड़ तक 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15%, और 2 करोड़ के ऊपर जितनी इनकम जाएगी उस पर 25%। अब आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा 2,15,00,000, ये डाउट तभी आएगा जबकि मैंने सरचार्ज का पूरा प्रोविजन याद नहीं होगा। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने पढ़ाया था कि सरचार्ज जो है वो आपका जो स्पेशल रेट की इनकम है, स्पेशल रेट की इनकम और डिविडेंड, इन दो पर स्पेशल रेट की जितनी भी इनकम है कैपिटल गेन वाली, राइट, तो शॉर्ट टर्म 111 ए वाला जिस पर 20% टैक्स लगेगा, लॉन्ग टर्म 112 ए वाला जिस पर 12.5% टैक्स लगेगा, या लॉन्ग टर्म 112 वाला जिसके ऊपर 20% विद इंडेक्सेशन, या फिर अगर इंडेक्सेशन अप्लाई होना है या इंडेक्सेशन अप्लाई नहीं होना तो 12.5% का टैक्स लगेगा, राइट। इनके ऊपर फ्रेंड्स जो सरचार्ज रहेगा वो इन एनी केस 15% से ज्यादा नहीं हो सकता।
इनके ऊपर 15% से ज्यादा नहीं हो सकता और इनकी वजह से भी 15% या उससे ज्यादा नहीं हो 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। यह हमने चैप्टर 1 में बहुत डिटेल में किया था। याद नहीं हो तो प्लीज फ्रेंड्स पहले चैप्टर को रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो यहां पर सरचार्ज आपका आएगा 15%, 15% मैंने सरचार्ज लगा दिया। टैक्स बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एजुकेशन 4%, टैक्स लायबिलिटी फ्रेंड्स मेरी आ गई, ठीक है। कोई इंडेक्सेशन नहीं हुआ इसके अंदर। लेकिन लैंड का केस आया तो लैंड के केस में 3.5 करोड़ में मैंने लैंड को सेल किया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है? 3.5 करोड़ में सेल किया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट प्राइस 7 लाख, इंप्रूवमेंट 3 लाख, भूल जाओ। 2001 में उसकी मार्केट वैल्यू 65 लाख, 7 लाख और 65 लाख, विच एवर इज हायर, 65 लाख। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई जी मेरी 65 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ 85 लाख। टैक्स लायबिलिटी के लिए वर्किंग देख लो। अब वर्किंग में दो तरह से कैलकुलेशन, विदाउट इंडेक्सेशन 2 करोड़ 85 लाख, ये जो 285 है, इसके ऊपर सीधा 4 लाख माइनस करके 12.5%, 35 लाख 12,500 टैक्स, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ टैक्स विद इंडेक्सेशन, उस केस में मेरे को 3.5 लाख। उसके बाद 65 लाख को मल्टीप्लाई करूंगा 376 से, आज का इंडेक्स डिवाइड करूंगा 2001-2002 का इंडेक्स 100 रुपए था उस टाइम, राइट। मेरा आया जी 2 करोड़ 44 लाख 400 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, राइट। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2 करोड़ 44 लाख 400। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 करोड़ 5 लाख। टैक्स बनेगा 1.5 माइनस 4 लाख इंटू 20%, 20 लाख, राइट। तो विदाउट इंडेक्सेशन मेरा 35 लाख, विद इंडेक्सेशन 20 लाख। तो बेनिफिशियल क्या है? टैक्स विद इंडेक्सेशन 20 लाख 32,000। ये 20 लाख 32,000 रुपए मैंने टैक्स ले लिया। इसके ऊपर सरचार्ज कितना लगाऊंगा? अगेन 15%। इनकम आ रही है 285, लेकिन मुझे फ्रेंड्स कितना करना है? मुझे करना है जी मुझे 1 सेकेंड दो, लैंड है ना, 1 सेकेंड दो फ्रेंड्स, यहां पर ठीक कर लेना, ये गड़बड़ है, ये नहीं होना चाहिए। यहां पर 15 नहीं होगा, यहां पर 25% आएगा, यहां 25% आएगा, ये गड़बड़ है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इसको आप ठीक कर लेना। ये आपका लैंड के ऊपर है फ्रेंड्स, ये लैंड के ऊपर है। सॉरी, भूल जाओ। सेक्शन 112 का केस है, 112 स्पेशल रेट का केस है। यहां पर भी फ्रेंड्स 15% लगेगा। कुछ और सोच रहा था, कुछ और भूल गया, ठीक है। यहां पर भी 112 का केस है, 15% फ्रेंड्स सरचार्ज लगेगा। जो भी स्पेशल रेट कैपिटल गेन वाले हैं, सेक्शन 111A 20%, सेक्शन 112A 12.5% और सेक्शन 112 जो ये हमारा केस है सेक्शन 112 का है, राइट। इसके ऊपर 12.5% विद इंडेक्सेशन मेरे को बेनिफिट मिल रहा है, राइट। तो 12.5% इसके ऊपर जो सरचार्ज का रेट आएगा वो 15% आएगा। ये बिल्कुल ठीक है इस क्वेश्चन में, राइट। तो ये फ्रेंड्स मैंने ले लिया 3,04,000। एजुकेशन सेस मेरे को लगाना है इसके ऊपर 4% और ये फ्रेंड्स मेरी टैक्स लायबिलिटी है, ठीक है जी। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो फ्रेंड्स मेरे से पूछ लेना। अब राइट, अब चलते हैं आगे। इसमें फ्रेंड्स इससे रिलेटेड ना और भी काफी क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको प्लीज सॉल्व कर लेना, ठीक है। अपने आप से सॉल्व करना और इसमें आंसर को आप मैच करना। अब आ जाता है फ्रेंड्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। अभी तो फ्रेंड्स मैंने देखा अदर देन शेयर्स के निकाले सारे हमने, राइट। अब बात करेंगे फ्रेंड्स शेयर्स के बारे में कि अगर मैंने शेयर्स खरीदे हैं तो उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले अगर क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। लाइव में अगर आप लोग देख रहे हैं तो लाइव पे लाइक कर देना। बाद में अगर आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो रिकॉर्डिंग पे लाइक कर देना। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर करना, सो दैट फ्यूचर के जो वीडियोस के नोटिफिकेशन, फ्यूचर के जो लाइव होंगे और भी उनके नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच पाए, ठीक है। चलो अब यहां पर फ्रेंड्स क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स कितनी तरह के? एक ओरिजिनल शेयर जो मैंने खरीदे, दूसरे बोनस शेयर। ओरिजिनल खरीदने के बाद कंपनी ने कुछ बोनस शेयर मुझे दे दिए। कंपनी कई बार क्या होती है, बोनस इशू कर देती है, तो बोनस शेयर आपको दे दिए, फ्री इशू कर देती है। तो प्रॉफिट का एक पोर्शन कंपनी कैपिटलाइज कर देती है, कैसे? इन द फॉर्म ऑफ बोनस शेयर्स, वो आपको फ्री मिले। और तीसरा राइट शेयर क्या होते हैं फ्रेंड्स? राइट शेयर होते हैं कि कंपनी ने बोला जी मार्केट में हम शेयर इशू करेंगे तो 250 रुपए का करेंगे, सबको मिलेगा 250 को, लेकिन आप हमारी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, हम आपको कुछ शेयर इशू करते हैं, आपका राइट है, हम आपको राइट शेयर इशू करते हैं, वो आपका राइट है।
आप खरीदना चाहो तो खरीद लो, लेकिन हम आपको 200 रुपए में देंगे केवल। नॉर्मली राइट शेयर कम प्राइस पे इशू होते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, फ्री मिलते हैं तो बोनस, पैसे में मिल रहे हैं तो राइट शेयर हो गए। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोनस भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलेगा, राइट शेयर भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स यहां पर अब क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी। ओरिजिनल शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर ओरिजिनल शेयर इज अमाउंट पेड फॉर परचेजिंग द शेयर। जितने में आपने खरीदे वही आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। लेकिन इफ शेयर वर परचेज्ड 1 अप्रैल 2001, अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदे हैं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी हायर ऑफ आइदर ऑफ द परचेज प्राइस और द मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001। एग्जैक्टली वैसे ही है फ्रेंड्स जैसे हमने अभी बाकी एसेट के लिए किया कि एक्चुअल कॉस्ट अगर मैंने खरीदे कब, 1 अप्रैल 2001 से पहले, तो एक्चुअल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्चुअल कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू, विच एवर इज हायर, राइट, वो मेरी क्या बनेगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है जी, वो मेरी क्या बनेगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो यहां पर फ्रेंड्स ये ओरिजिनल शेयर का एग्जैक्टली वही है जैसे हमने बाकी एसेट के लिए किया। इसको अलग से बना दिया क्योंकि इसके अंदर बोनस शेयर और राइट शेयर आते हैं। बोनस शेयर के बारे में क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर इज कंसीडर्ड निल। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर कंसीडर्ड निल। अगर आपको बोनस शेयर कोई मिले हैं, राइट, बोनस शेयर मिले हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसकी क्या होगी, निल मानी जाएगी, निल मानी जाएगी। लेकिन अगर आपने बोनस शेयर 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीद लिए थे, 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीद लिए थे, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001। तो उस केस में कह रहा है कि जैसे आपने यहां पर किया था, अगर आपने एसेट खरीदी 1 अप्रैल 2000 से पहले, तो आपने क्या किया, एक्चुअल और मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, सेम यहां पर कर दो, एक्चुअल और मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। अब इसमें एक्चुअल तो 0 है, एक्चुअल तो निल है क्योंकि बोनस शेयर के बदले मैंने कुछ पे तो किया ही नहीं। और 1 अप्रैल 2001 को मार्केट वैल्यू निकाल लो, विच एवर इज हायर, तो हायर इन एनी केस मार्केट वैल्यू ही होगी। तो वो यहां इसीलिए लिख रहा है इफ बोनस शेयर वर इशूड बिफोर 1 अप्रैल 2001 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी मार्केट वैल्यू। वो कह रहा है मार्केट वैल्यू ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। बट अगर आप यही रूल यहां पर लगाओगे तो एग्जैक्ट कैलकुलेट होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने 1 अप्रैल 2001 या उसके बाद खरीदे, 1 अप्रैल 2001 या उसके बाद अगर आपको बोनस शेयर मिले हैं तो उनकी वैल्यू निल होगी, उसकी आपको कोई वैल्यू नहीं लेनी क्योंकि वो फ्री है, वैसे तो फ्री है। ठीक है, अब आप बात आती है राइट शेयर। राइट शेयर का मतलब क्या है, राइट शेयर मतलब जो मैंने अभी बताया कि कंपनी ने मुझे कुछ राइट दिया कि भाई इतने शेयर आप खरीद सकते हो, इतने का हम आपको राइट दे रहे हैं और इतने प्राइस में हम आपको बेचेंगे, आपकी इच्छा हो खरीद लो, नहीं इच्छा हो मत खरीदो। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट शेयर इज द अमाउंट पेड फॉर परचेजिंग दो शेयर। मार्केट वैल्यू थी शेयर की 250 रुपये, कंपनी ने मुझे बेचा कि हम आपको देंगे जी 200 रुपये का, तो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या बनेगी, 200, मार्केट वैल्यू नहीं देखनी, 200 रुपये। तो राइट क्या है, जितने में भी कंपनी ने मुझे बेचा, कंपनी ने जितने में मुझे बेचा है दैट इज माय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, लेकिन यहां पर एक पॉइंट और है, इफ द राइट टू परचेज राइट शेयर इज रेनाउंस्ड, द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द रेनाउंसेशन विल बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब देखो क्या कह रहा है, इस पॉइंट को समझ लो थोड़ा सा। एक कंपनी के मेरे पास 1000 शेयर हैं, एक कंपनी के 1000 मेरे पास शेयर हैं, राइट। मैंने इस 1000 शेयर के बदले कंपनी कहती है हम हर 5 शेयर पे, राइट, हर 5 शेयर वाले को एक राइट शेयर का ऑप्शन देते हैं, यानी इस 1000 शेयर पे 200 शेयर का इसको राइट का ऑप्शन मिला। कंपनी कहती है हम आपको 200 राइट शेयर इशू करेंगे, 200 राइट शेयर इशू करेंगे। इसकी मार्केट वैल्यू थी 300 रुपए। कंपनी बोलती है हम 200 रुपए में तुम्हें दे देंगे, कितने, 200 रुपए में देंगे 200 शेयर। अब ये बंदा कहता है मिस्टर ए, नाम लिख देते हैं मिस्टर ए, कहता है मुझे नहीं खरीदने, लेकिन इसे यह भी नजर आ रहा है यार 300 का शेयर है, 200 में मिल रहा है, सीधा सीधा 100 रुपए का नुकसान हो रहा है, नहीं खरीदता हूं तो, लेकिन मुझे खरीदने नहीं है और मैं ये नुकसान भी नहीं होने देना चाहता। तो मेरा एक दोस्त था मिस्टर बी, मैंने इसको बोला देख मेरे पास ये 200 शेयर खरीदने का राइट है, ठीक है, ये शेयर मुझे 200 का मिलेगा, मुझे नहीं खरीदने, तू खरीद ले। राइट रिनाउंस करना, राइट रिनाउंस क्या होता है,
राइट रिनाउंस मीन अपने राइट को आपने ट्रांसफर कर दिया, अपने राइट को आपने किसी और को दे दिया कि मैं नहीं राइट अवेल कर रहा, तू मेरा राइट अवेल कर ले। तो मिस्टर बी कहता है अच्छा कितने का मिलेगा मुझे? कहता देख मार्केट वैल्यू 300 की है, तुझे 200 का मिलेगा, लेकिन तुझे 200 का मिलेगा, मेरा क्या फायदा होगा? कह रहे एक काम करते हैं, तेरा भी थोड़ा फायदा हो जाए और मेरा भी फायदा हो जाए, एक काम करिए शेयर तेरे को 250 का मिलेगा। 250 का मिलेगा कैसे? तू ये राइट अवेल कर ले, कंपनी से तू 200 में खरीदना और 50 रुपए मुझे देना। तो ये मिस्टर बी क्या करेगा? मिस्टर बी 200 रुपए किसको पे करेगा? कंपनी को, और 50 रुपए किसे पे करेगा? मिस्टर ए को। तो मिस्टर बी को ये शेयर 250 का पड़ेगा, ऐसे ही पड़ेगा ना। जब मिस्टर ए मिस्टर बी को राइट ट्रांसफर करेगा तो ये 50 रुपए पर शेयर मिस्टर ए को पे कर देगा, जो कि इनके आपस का होगा। और मिस्टर ए कंपनी को बोलेगा जी ये शेयर मिस्टर बी को दे दो, मैं नहीं ले रहा, मिस्टर बी को दे दो मेरे बदले। मिस्टर बी डायरेक्टली 200 रुपए कंपनी को पे कर देगा, क्योंकि शेयर 200 का मिलने वाला है। तो मिस्टर बी को शेयर पड़ा 200 प्लस 50 मिस्टर ए को पे किए 250 रुपए में। अब मिस्टर ए के पास क्या आया? 200 शेयर के बदले इंटू 50, 200 शेयर इंटू 50। मिस्टर ए के पास क्या आया? 200 शेयर इंटू 50, राइट। 10,000 रुपए मिस्टर ए के पास आ गए। ये क्या बनेगा? दिस इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। दिस इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कि अगर मेरे राइट का, मैंने अगर राइट शेयर परचेज किए हैं तो जो मैंने कंपनी को पे किया, अगर मैं ये खरीद लेता तो जो मैं कंपनी को पे करूंगा 200 रुपए, ये मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनेगी। लेकिन मैंने खरीदे ही नहीं, मैंने राइट को ट्रांसफर कर दिया, राइट को रिनाउंस कर दिया। किसको? मिस्टर बी को। तो इस केस में क्या होगा? जो रिनाउंस करने पे मुझे ये मिला, ये तो मेरा फायदा हो गया। अब इस फायदे को मैं क्या बोलूं? अदर सोर्सेस कैपिटल गेन क्या होगा? तो लॉ ने बता दिया कि ये आपका कैपिटल गेन है, और वो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। बात खत्म। अगर लॉ ने बोल दिया तो फिर मुझे सोचना ही नहीं है, मुझे लॉ को फॉलो करना है, राइट। इट इज शॉर्ट टर्म। अगर लॉ कुछ नहीं बोलता तो हो सकता है शायद मैं इसको अदर सोर्सेज में ले जाता, लेकिन यहां लॉ ने बोल दिया जी आपका कैपिटल गेन है, तो कैपिटल गेन है। कौन सा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है। अब बात करते हैं मिस्टर बी की। मिस्टर बी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? मिस्टर बी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी 250। दिस इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ मिस्टर बी। तो अगर किसी ने राइट रेनाउंस किया है मेरे नाम पर, तो मैं जितना कंपनी को पे करूंगा और जितना जिस पर्सन ने राइट रिनाउंस किया उसको पे करूंगा, दोनों को सम करूंगा, वो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। तो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 250 इंटू 200 शेयर मैंने खरीदे, तो 250 इंटू 200 निकाल लो जी, 50,000 रुपए मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन शेयर की निकलेगी। किसकी? मिस्टर बी की। ये मिस्टर बी के लिए रहा और ये मिस्टर ए के लिए रहा। तो राइट रिनाउंसमेंट में दो पार्टी, दोनों का मैंने आपको बना के दिखा दिया। अगर आपके सामने केस आ जाए मिस्टर ए का तो आप ये कैलकुलेशन करके आओगे, अगर आपको केस आ जाए मिस्टर बी का तो ये करके आओगे, दोनों का आए तो ये दोनों करके आ जाओगे। ठीक है जी। चलो, तो क्या कह रहा है? इफ द राइट टू परचेज राइट शेयर इज रेनाउंस्ड, द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द रिनाउंसेशन विल बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और आगे देखो और लिखा हुआ है फॉर द रेनाउंसी कौन? मेरे एग्जांपल में मिस्टर बी, जिसने एसेट अब खरीदी, राइट को परचेज कर लिया। द पर्सन हु रिसीव द राइट, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी अमाउंट पेड टू द पर्सन रिनाउंसिंग द राइट प्लस एनी अमाउंट पेड टू द कंपनी, राइट। अमाउंट पेड टू द पर्सन रिनाउंसिंग द राइट, मेरे एग्जांपल में ये 50 रुपए था, एंड अमाउंट पेड टू द कंपनी, मेरे एग्जांपल में ये 200 रुपए था। इन दोनों को प्लस करना है, तो इसकी कॉस्ट बनेगी 250 रुपए अपने एग्जांपल के हिसाब से। ठीक है। चलो जी, एक एग्जांपल देख लेते हैं। मिस्टर रोहन परचेज्ड 100 इक्विटी शेयर्स इन अल्फा लिमिटेड ऑन 1/10/1995 10 रुपए पर शेयर। कब खरीदे? 1/10/1995 को 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से रोहन ने खरीदे हैं। कंपनी हैज इशूड 100 बोनस शेयर, इसको 100 बोनस शेयर दिए गए 1/10/1998 को, और मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर 1/4/2001 बहुत 7 रुपए पर शेयर। तो बोनस शेयर की 1/4/2001 से पहले खरीदे हैं, तो जो मार्केट वैल्यू होगी वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनेगी। द कंपनी हैज अगेन इशूड 100 बोनस शेयर 1/10/2013, 1/10/2013 को बोनस फिर इशू किया गया, 1/4/2001 के बाद किया गया। तो इन बोनस शेयर की वैल्यू कितनी होगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल।
द कंपनी हैज ऑफर्ड 100 राइट शेयर ऑन 1/4/2025। 140 के हिसाब से उसको राइट दिया गया, दो दी मार्केट वैल्यू 250 है उसकी। कंपनी ने बोला जी हम आपको 140 में देंगे 100 शेयर। मिस्टर रोहन ने कहा कि मैं नहीं खरीदता या खरीद लेता हूं। मिस्टर रोहन ने बोला हाफ शेयर मैं खरीद लूंगा, कितने 50, और रिमेनिंग हाफ वर रिनाउंस्ड बाय हिम इन फेवर ऑफ हिज फ्रेंड मिस्टर यतिन। राइट, तो रोहन ने यतिन को शेयर रिनाउंस कर दिए 50 शेयर और उससे 20 रुपया ले लिया पर शेयर का। मिस्टर यतिन ने बाकी कंपनी को पे किए होंगे। राइट, ऑल दी शेयर वर सोल्ड बाय मिस्टर रोहन एंड मिस्टर यतिन 300 रुपए पर शेयर 1/7/2025 को। दोनों ने मिलकर ये सारे शेयर जितने भी थे सब बेच दिए, सब बेच के खत्म कर दिया। मिस्टर रोहन हैज इनकम अंडर द हाउस प्रॉपर्टी। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है कि हाउस प्रॉपर्टी में 3,20,000 की इनकम है, कैजुअल इनकम 50,000 की है इसकी, और इसने 1.5 लाख रुपए LIC में इन्वेस्ट किए हुए हैं। यतिन की इनकम है हाउस प्रॉपर्टी से 4.5 लाख की और उसने 30,000 NSC में लगा रखे हैं। टैक्स लाइबिलिटी निकालो मिस्टर रोहन मिस्टर यतिन दोनों की। नो STT वॉज पेड ऑन दी अबव ट्रांजेक्शंस। नो STT वॉज पेड। नो STT पेड का मतलब क्या हुआ कि वो शेयर्स वाला केस नहीं है। ये 20% वाले जो टैक्स का रेट था वो केस नहीं बनेगा। वो कब बनेगा? जब आपके शेयर्स थे जिनके ऊपर STT पे हुआ। वो STT कब पे होता है? जब वो लिस्टेड होंगे। ये लिस्टेड शेयर नहीं है, नो STT, अनलिस्टेड शेयर हैं, तो इसके ऊपर अदर एसेट्स वाले रूल लगेंगे, ये ध्यान रखना। चलो जी देख लेते हैं। राइट, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर रोहन। पहले एक एक करके निकालेंगे ओरिजिनल शेयर्स। ओरिजिनल शेयर्स उसने कितने के खरीदे देखो जी। मिस्टर रोहन ने ओरिजिनल, अच्छा इसको मिटा दूं, बहुत सारा मैंने इस पर लिख दिया, समझ में नहीं आ रहा होगा, खिचड़ी पक गई है। राइट, अब देखो मिस्टर रोहन ने 100 शेयर परचेज किए थे 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से। राइट, 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से, और इसकी मार्केट वैल्यू, राइट, इसकी मार्केट और 100 बोनस शेयर इशू किए 1.98 को। मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर 1/4/2001 को 7 रुपए है। 7 रुपए मार्केट वैल्यू है, 7 और 10 विच एवर इज हायर, तो 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से ले लेंगे 100 शेयर का। राइट, 10, राइट, कितने शेयर परचेज किए थे मिस्टर रोहन? परचेज 100 शेयर, 1/10/1995 को 10 रुपए। कंपनी हैज इशूड 100 बोनस शेयर, मार्केट वैल्यू दिस, and the company has again issued 100 bonus this. Computation of capital gain of Mr. Rohan. Full value of consideration 100 शेयर की। एक सेकंड फ्रेंड्स देना, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रखी है क्वेश्चन के अंदर। अच्छा ठीक है, ऑल दी शेयर वर सोल्ड बाय मिस्टर रोहन 300 रुपए पर शेयर। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगी? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 100 शेयर की 300 रुपए पर शेयर के हिसाब से हो जाएगी 30,000 रुपए। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 100 शेयर 10 रुपए के हिसाब से, 10 रुपए कैसे निकल के आए? 7 और 10 विच एवर इज हायर, तो 10 रुपए के हिसाब से निकल के आएगा जी 100 रुपए। राइट, इंटू 376। राइट, इसको इंटू मैंने 376 किया। एक सेकंड दो, इस क्वेश्चन फ्रेंड्स गड़बड़ है, इंडेक्सेशन होना ही नहीं है, इंडेक्सेशन होना ही नहीं है फ्रेंड्स। ये रिवाइज करके मैं आपको दे दूंगा नोट्स। ये क्वेश्चन चेंज होने से रह गया, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन बनाया था और ये नोट्स ये क्वेश्चन चेंज होने से रह गया इसके अंदर। तो आप जो नोट्स, एक काम करना, नोट्स ना आप रिवाइज डाउनलोड कर लेना। ये क्वेश्चन यहाँ प्रॉब्लमेटिक है। इस क्वेश्चन के अंदर फ्रेंड्स कहीं पर भी इंडेक्सेशन होना ही नहीं है। राइट, होता क्या है, लास्ट ईयर के जो नोट्स होते हैं हम लोग वो चेंज करते हैं, ये क्वेश्चन चेंज होने से रह गया है। तो इस क्वेश्चन को अभी मत करना, आज ही फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा, इस नोट्स को चेंज कर दूंगा। कल आप लोग नए नोट्स डाउनलोड कर लेना और आपको जो है नए मिल जाएंगे। इसके अंदर फ्रेंड्स यहां पर जो आएगा आपका वो 3760 नहीं आएगा, 1000 आएगा। ठीक है, तो यहां पर जहां पर भी इंडेक्सेशन मैंने किया है, इस इंडेक्सेशन को हटा देना, क्योंकि इंडेक्सेशन अप्लाई ही नहीं होना फ्रेंड्स। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन को अभी के लिए फ्रेंड्स छोड़ दो, अभी के लिए इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो। क्वेश्चन ठीक है, लेकिन इसके सॉल्यूशन में इंडेक्सेशन जो आ रहा है वो नहीं आएगा, मैं रिवाइज करके आपको दे दूंगा। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं इस क्वेश्चन से। राइट, इस क्वेश्चन से आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन में ये गड़बड़ तो नहीं है। अगले क्वेश्चन में नहीं, अगला क्वेश्चन देख लो। मिस्टर रोहन होल्ड्स 500 शेयर ऑफ अल्फा लिमिटेड विच वर अलॉटेड टू हिम 22/4/2001। 30 रुपए पर शेयर के हिसाब से उसे मिले हैं। 29/7/25 को उसने राइट इशू किया है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर। हर एक शेयर होल्डर को, राइट, हर 5 शेयर वाले को 1 शेयर मिलेगा 20 रुपए पर शेयर के हिसाब से। मिस्टर रोहन इंस्टेड ऑफ एक्सरसाइजिंग हिज राइट टू ऑब्टेन राइट शेयर हैज एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ रिनाउंसमेंट बाय रिनाउंसिंग दिस सेड राइट टू द एंटाइटलमेंट ऑफ मिस्टर यतिन। उसने राइट अवेल नहीं किया, उसने ट्रांसफर कर दिया
और 13 रुपए पर राइट शेयर एंटाइटलमेंट ऑन 4/8/2025। डिटरमाइन द नेचर एंड अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इफ एनी टैक्सेबल इन द हेड्स ऑफ मिस्टर रोहन। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स परचेज बाय मिस्टर यतिन। तो वो कह रहा है रेनाउंस करने से उसको कितनी प्रॉफिट हुआ, वो अगर निकलेगा तो बताओ कितना निकलेगा, और यतिन के साथ क्या होगा, राइट। तो कंपटीशन ऑफ कैपिटल गेन इन दी हैंड्स ऑफ मिस्टर रोहन। उसने क्या किया, मिस्टर रोहन ने 13 रुपए पर शेयर के हिसाब से राइट ट्रांसफर कर दिया। 100 इंटू 1300 रुपए। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसकी निल होगी, और ये फ्रेंड्स मेरा क्या बनेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो हमने अभी अभी देखा। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। दूसरा फ्रेंड्स वो क्या कह रहा है, यतिन ने क्या किया, 13 रुपए तो इनको पे किया, राइट, और 13 रुपए इनको पे किया, और कंपनी ने राइट कितने में इशू किया था, राइट इशू किया था एट द रेट ऑफ 20। तो 20 प्लस 13 उसने मिस्टर रोहन को पे किया, 20 और 13 33। तो 20 और 13 33 इंटू 100, 3300 रुपए उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनेगी। और अभी उसने सेल नहीं की है, तो ऐसा हमें कुछ कैलकुलेशन करके देनी नहीं है। वो केवल इस क्वेश्चन में इतना पूछ रहा है कि यतिन और रोहन का इस ट्रांजैक्शन में कैसे क्या हुआ, वो हिसाब हमें बता दो। ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन सिंपल सा है फ्रेंड्स, इसको छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लेना, जो मैंने कट करवाया ना इसको सॉल्व कर लेना। बस इसमें ये करना कि जहां पर भी मैंने इंडेक्स कर रखा है, इस इंडेक्सेशन को हटा देना, इस इंडेक्सेशन को हटा देना फ्रेंड्स। ये इंडेक्सेशन इसके अंदर हटने से रह गया। जहां पर भी इंडेक्सेशन हो वो कुछ नहीं करना, केवल आपको ये वैल्यू लेनी है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये वैल्यू लेनी है, इसको हटा दो, इसको हटा दो। ठीक है, और बाकी सब ठीक चल रहा है, बाकी सब ठीक चल रहा है। और इसके अलावा इसके अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, हाँ, टैक्स का रेट वगैरह भी ठीक लिया हुआ है, बाकी सब कुछ ठीक है। ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है फ्रेंड्स। केवल आपको करेक्शन जो करनी है इसके अंदर, वो कैपिटल, ये देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी एक बार, इसको हटा के देख लेते हैं। ठीक है ना, अननेसेसरी क्यों छोड़ना है जब हमने पढ़ लिया है पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स मेरा क्या था, पहला था इसके अंदर ओरिजिनल शेयर 300 शेयर 100 रुपए के हिसाब से 30,000। देन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसमें से इंडेक्स हटा दो, केवल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रह जाएगी 100 इंटू 10, राइट, 1000 रुपए रह जाएगा। इस वैल्यू को आप लोग चेंज कर लेना। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरा आ जाएगा। फिर फर्स्ट बोनस मेरे को इशू किया गया, पहला बोनस अगेन वो भी मेरे को मार्केट वैल्यू, राइट, बेचा कितने का, 300 के हिसाब से 100 शेयर 30,000, उसकी मार्केट वैल्यू क्या थी, 7 रुपए। बोनस शेयर अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले मुझे बोनस मिला है, तो उस केस में फ्रेंड्स मुझे क्या करना है, उसकी मार्केट वैल्यू को ही लेना है। तो मार्केट वैल्यू 7 रुपए थी, राइट, तो 100 शेयर की 7 रुपए के हिसाब से कितनी वैल्यू आ जाएगी, 700 रुपए। इसको चेंज कर लेना। सेकंड बोनस शेयर इशू हुआ 2013 में, 2013 1/10/2013 में, इसकी वैल्यू मेरे को निल लेनी है। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 30,000, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल, तो इसके केस में फ्रेंड्स कितना आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 30,000। देन फुल राइट शेयर मुझे मिले, कितने राइट मुझे मिले फ्रेंड्स, देख लो जी। कंपनी हैज ऑफर्ड 100 राइट, इसमें से 50 मैंने लिए, 50 अपने फ्रेंड को दे दिए, राइट। तो 50 मैंने जो खुद को लिए 140 रुपए पर शेयर के हिसाब से। लो जी, राइट शेयर 50 शेयर 300 के हिसाब से बेचे 15,000, और मैंने 140 के हिसाब से खरीदा 7,000, और 50 शेयर का मैंने राइट रेनाउंस कर दिया। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितने पैसे लिए मैंने अपने दोस्त से, 20 रुपए पर शेयर ले लिया। तो 50 इंटू 20, 1,000 मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, राइट। टोटल फ्रेंड्स सारा मैं निकालूंगा। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी क्वेश्चन के अंदर दे रखा है मिस्टर रोहन का 3,20,000 रुपए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरा आ जाएगा 83,608। ये 83,608 नहीं होगा फ्रेंड्स, इसको आप चेंज कर लेना, इसको प्लीज चेंज कर लेना। नोट्स में चेंज कर दूंगा, क्वेश्चन के अंदर आप खुद चेंज कर लेना, केवल आपको कैलकुलेशन चेंज करनी है, और रिवाइज कैलकुलेशन आपको नोट्स में दोबारा मिल जाएगी। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 9,000 रुपए। कैसे आया 9,000 रुपए, 1,000 रुपए का मेरा ये आया, और 8,000 रुपए जो मैंने राइट ये वाले शेयर बेचे, राइट। तो मेरा फ्रेंड्स 8 और 1 9,000 रुपए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया, बाकी लॉन्ग टर्म आ गया। अदर सोर्सेज में 50,000 कैजुअल इनकम दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, वो मैंने ले ली। 462 की मेरी टोटल इनकम आई, राउंड ऑफ किया मैंने, राइट, राउंड ऑफ कर दिया इसको 288, 4,62,610, 10 के रुपए में राउंड ऑफ करना है। टैक्स निकालेंगे, कैजुअल इनकम 50,000 पे 30%, 15,000। बैलेंस फ्रेंड्स कितना है, बैलेंस मेरा बनेगा मेरी नॉर्मल इनकम कितनी है, देखो इसके अंदर मेरी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है 3,20,000, राइट। हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कितनी, 3,20,000, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल वाला कितना, 9,000। तो 3,29,000 की मेरी नॉर्मल इनकम है, जो नॉर्मल स्लैब पे जाएगी,
राइट। तो 329 एट स्लैब, 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं बनेगा, इसीलिए यहां पर ये इनकम टैक्स निल। और 4 लाख तक मेरे को बेसिक एग्जेम्पशन मिलती है, बट मैंने कितनी ली? 329, 71,000 की मेरी बेसिक एग्जेम्पशन बचती है। तो जो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा उसमें से 71,000 71,000 की जो 4 लाख में शॉर्टफॉल है वो मैं पूरा कर लूंगा। ये अमाउंट आपके केस में चेंज हो जाएगा जब आप ऊपर की कैलकुलेशन चेंज करोगे। उस पर 12.5% मेरा टैक्स और ये 1576 रुपए, राइट। इसके बाद 87 है फ्रेंड्स, यहां पर 87 है मेरा, यहां पर टैक्स कितना बनता है? 15,675। 87 है फ्रेंड्स, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। 87 है, कुछ क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि स्पेशल रेट की किसी भी इनकम पे, स्पेशल रेट की किसी भी इनकम पर फ्रेंड्स 87 ए अलाउड नहीं है। 87 ए स्पेशल रेट की किसी भी इनकम पे अलाउड नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहां पर ये नहीं मिलेगा मुझे। अदरवाइज 12 लाख रुपए तक 60,000 रुपए का 87 ए मुझे मिल जाता है, राइट। यहां पर HEC मेरे को लगाना है 4%, टैक्स लायबिलिटी मेरी आ गई राउंड ऑफ करके 288B, राइट, ये आ गया। देन यहां पर फिर निकालेंगे मिस्टर यतिन का। मिस्टर यतिन का, रुक जाओ, मिस्टर यतिन की इनकम है 4.5 लाख रुपए, 30,000 NSC में उसने इन्वेस्ट किए हैं, भूल जाओ, ठीक है। चलो जी, अब मिस्टर यतिन की कैलकुलेशन होगी। मिस्टर यतिन की कैलकुलेशन फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, पहले उसने राइट खरीदा, राइट कितने में खरीदा? 140 कंपनी को पे किया और 20 मिस्टर रोहन को पे किया, राइट। तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 160, 140 प्लस 20 160, 50 रुपए के हिसाब से 8,000। सेल कितने में किया है उसने? 300 रुपए पर शेयर इंटू 50 शेयर, 300 इंटू 50, 15,000 रुपए, राइट। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया 7,000 रुपए का उसका। देन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, हाउस प्रॉपर्टी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, 7,000 रुपए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया, 4,57,000, 457 पे 2,850 का टैक्स बनेगा, क्योंकि फ्रेंड्स उसकी ये नॉर्मल इनकम है। 87 है, उसको अलाउड हो जाएगा, 2,850 टैक्स लायबिलिटी इज निल, ठीक है जी। तो ये फ्रेंड्स आप कर लेना, थोड़ा सा बस इसको करोगे तो ध्यान रखना जो मैंने आपको बता दिया कि आपको यहां पर इंडेक्सेशन नहीं लेना है। इंडेक्सेशन इंडिविजुअल HUF जो रेजिडेंट हैं लैंड और बिल्डिंग पे अप्लाई होगा केवल, और वो भी अगर लैंड और बिल्डिंग खरीदी 23 जुलाई 2024 से पहले और बेची है 23 जुलाई 2024 या उसके बाद, ठीक है। उसके अलावा किसी को अप्लाई नहीं होगा। तो अगर आगे किसी क्वेश्चन में भी आपको ऐसी प्रॉब्लम मिले तो इस वीडियो के कमेंट में लिख देना फ्रेंड्स। वैसे मैं चेक कर लूंगा एक बार फिर से केयरफुली, इसको मैंने देख लिया था बट मे भी किसी क्वेश्चन में ये रह गया है, ठीक है। चलो जी, अब चलते हैं फ्रेंड्स आगे। कुछ क्वेश्चंस और भी हैं फ्रेंड्स, इनको आप देख लेना। काफी सारे कैपिटल गेन के इसके अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं फ्रेंड्स प्रैक्टिस के आपके लिए, राइट। तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस कैपिटल गेन में बड़ी दिक्कत आएगी। कैपिटल गेन क्या, पूरे चैप्टर में ही दिक्कत आएगी अगर आपने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस नहीं की। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स वेयर नो STT इज पेड। अगर कोई STT पे नहीं किया है तो ऑलरेडी देखो, वैसे हमने कर लिया अभी क्वेश्चन भी, अगर कोई STT पे नहीं किया है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% पे टैक्स होगा। इसको ऐसा माना जाएगा जैसे अदर एसेट है, अदर एसेट है, क्योंकि जो शेयर्स वाली कैटेगरी है वो है लिस्टेड शेयर्स, और जितने भी फ्रेंड्स लिस्टेड शेयर हैं वहां पर STT जरूर पे होगा। STT क्या है? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। एक छोटा सा टैक्स होता है फ्रेंड्स जब भी मैं ट्रेड करता हूं। कहां पर? मैं ट्रेड करता हूं स्टॉक एक्सचेंज में। स्टॉक एक्सचेंज में सारे शेयर लिस्टेड होते हैं। मैं जब भी शेयर्स में ट्रेड करता हूं एक छोटा सा डेसिमल में मेरे को एक टैक्स पे करना होता है। किसको? किस चीज के लिए? ट्रांजैक्शन करने के लिए। छोटा सा, कई बार ये पॉइंट्स में होता है, मैक्सिमम टाइम ये पॉइंट्स में होता है। ये जो मैं पे करता हूं दैट इज सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। तो अगर आपने सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है मतलब आपके लिस्टेड शेयर ही है। लिस्टेड शेयर होंगे तो इन एनी केस आपको ये टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर आप ये पे नहीं कर रहे हो इट मींस कि योर शेयर्स आर नॉट लिस्टेड शेयर, यू आर नॉट डीलिंग इन लिस्टेड शेयर्स, राइट। तो अगर आपने सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे नहीं किया है मतलब आपके शेयर्स लिस्टेड नहीं हैं, तो उनको नॉर्मल शेयर माना जाएगा, नॉर्मल एसेट माना जाएगा। और नॉर्मल एसेट के केस में फ्रेंड्स क्या होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% पे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल रेट पे लगेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल, हमने अदर एसेट के लिए बात किया था, अगर शॉर्ट टर्म है तो नॉर्मल स्लैब पे चला जाएगा, राइट। और लॉन्ग टर्म है तो 12.5%। और कोई 1,25,000 की यहां पर छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि 1,25,000 की छूट मिलती है सेक्शन 112A में। 112A शेयर्स जो लिस्टेड हैं उनके ऊपर अप्लाई होता है,
ठीक है, चलो जी। टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इन रेस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड वेयर एसटीटी हैव बीन पेड 111A। ये भी फ्रेंड्स हम कर चुके हैं, रेपिटेशन है बेसिकली, जहां पर आपने शेयर्स पे टैक्स पे किया है और वो शॉर्ट टर्म है, राइट। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है, एसटीटी पे किया है और वो शॉर्ट टर्म है। ऑलरेडी देख चुके हैं 20% का टैक्स रेट है, राइट। दिस सेक्शन अप्लाइज ऑन द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इक्विटी शेयर या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। ये भी यूनिट, ये जितने भी यूनिट होते हैं इक्विटी बेस्ड होते हैं, या यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड, कोई भी ऐसा फंड जिसका पैसा इक्विटी में लगा हुआ है, मतलब मोटा मोटा इक्विटी के ऊपर मिल रहा है। सच ट्रांजैक्शन शुड बी चार्जेबल टू सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, टैक्स रेट 20%। ऑलरेडी फ्रेंड्स स्टार्टिंग में हमने चैप्टर के कर लिया, इस पर टाइम नहीं लगाएंगे। STT paid is not considered to be selling expense, hence not allowed to be deducted while computing capital gain। क्या कह रहा है देखो, मैंने एक शेयर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दी, राइट, जिसको मैंने खरीदा था 50 लाख रुपए में पहले कभी, राइट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 50 लाख, मैं आज उनको सेल कर रहा हूं, तो ये मेरी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, सपोज मैं इनको 70 लाख में बेचता हूं, और ये 70 लाख रुपए जो मैं सेल करता हूं, इसके ऊपर सपोज मैं 1% STT पे करता हूं। 70 लाख का 1% 7,000 मैंने STT पे कर दिया। अब क्वेश्चन आता है कैपिटल गेन की कैलकुलेशन आप जब करोगे तो आप बोलोगे जी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 70 लाख, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरी 50 लाख। अब आता है एक सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस में क्या मैं 7,000 को कंसिडर कर लूं, STT को? सेलिंग का ही तो है ये, सेल करने पे तो खर्चा हो गया, तो वहां लिखा है क्लियरली नो, ये STT आपका सेलिंग एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। इट इज नॉट सेलिंग एक्सपेंस, इट इज टैक्स। ट्रांजैक्शन पे आपने एक टैक्स पे किया है, ये एडिशनल है, इसको आप एज ए सेलिंग एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते। तो यहां पर आपके सेलिंग एक्सपेंस होंगे निल, और आपका जो गेन आएगा वो आएगा 20 लाख रुपए का। बस ये बात इसके अंदर लिखी हुई है, ठीक है जी। चलो, और क्या क्या बोल रहा है अब यहां पर आगे बोल रहा है जी, अगला सेक्शन आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड वेयर STT हैव बीन पेड 112A। तो फ्रेंड्स जैसे ये 112A ये शॉर्ट टर्म था और ये लॉन्ग टर्म है, राइट। लॉन्ग टर्म के ऊपर आपको बताया था 1,25,000 के ऊपर जितना भी अमाउंट होगा 12.5% आपको टैक्स देना है। ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहां पर अप्लाई होगा, सेम उन्हीं पर अप्लाई होगा, सेम वही यहां पर है। इक्विटी शेयर, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, जितने भी इक्विटी ओरिएंटेड बात करेंगे उन सब पर फ्रेंड्स ये अप्लाई हो जाएगा। वाइल कंप्यूटिंग कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A इंडेक्सेशन इज नॉट एप्लीकेबल, इंडेक्सेशन एप्लीकेबल नहीं है। STT पेड इज नॉट कंसीडर्ड टू बी सेलिंग एक्सपेंस, वही बात यहां पर भी लिखी हुई है। हेंस नॉट अलाउज एज डिडक्टेड वाइल कंप्यूटिंग कैपिटल गेन। तो जो आप STT पे करोगे उसको भूल जाना कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करते टाइम। इन केस ऑफ इक्विटी शेयर और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड or units of business trust which have been sold with effect from 1/4/2018 onwards, cost of acquisition shall be higher of cost of acquisition, lower of fair market value as on 31/1/2018 और actual sale value। फ्रेंड्स क्या कह रहा है थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, ये अगली लाइन और पढ़ लेते हैं। इफ देयर आर मोर देन वन वैल्यू एज ऑन 31/1/2018 द हाईएस्ट ऑफ सच वैल्यू शैल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। In case of mutual fund which is not listed, NAV net asset value shall be taken into consideration। अब देखो क्या कह रहा है, समझना। वो कह रहा है जी आपने इक्विटी शेयर्स परचेस किए थे, कब? आपने इक्विटी शेयर परचेस किए थे, आपने इक्विटी शेयर परचेस किए थे 1/4/2018 से पहले कभी परचेस किए थे, और आपने उसको बेचा कब है? 1/4/2018 विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2018, 1/4/2018 या उसके बाद आपने बेचा है, तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? अभी थोड़ी देर तक हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सीख रहे थे। अगर मैंने एसेट खरीदी 1/4/2001 से पहले, थोड़ी देर तक पहले तक हम ये बात कर रहे थे, अब एक नई डेट फ्रेंड्स बीच में आ गई 1/4/2018। ये क्या चक्कर है कि एसेट मैंने परचेस की, एसेट नहीं शेयर्स। पहली चीज शेयर्स, अगर मैंने शेयर्स परचेस किए लिस्टेड वालों की बात हो रही है, लिस्टेड वाले शेयर्स मैंने परचेस किए कब? 1/4/2018 से पहले, और मैंने उसको सेल किया 1/4/2018 के बाद,
तो उस केस में वो कह रहा है जी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप ऐसे निकालो जी, आप उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालो, या फिर राइट और निकालो आप फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल सेल प्राइस, विच एवर इज लोअर। और उसके बाद फ्रेंड्स इन दोनों में जो भी हायर होगा, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 में जो भी हायर होगा वो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। पहले एक एग्जांपल बनाता हूं और इसके पीछे का पूरा थ्योरी बताऊंगा, पूरा लॉजिक बताऊंगा। ये समझ में नहीं आएगा वरना सेक्शन, इसके पीछे की हिस्ट्री पता होना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, कि ये सेक्शन लाए क्यों, क्या हुआ था ऐसा प्राचीन काल में जो इस सेक्शन की जरूरत पड़ी, फिर आपको पूरी इस बात समझ में आएगी और अच्छे से समझ में आएगी। पहले एक एग्जांपल क्रिएट कर देता हूं बस यहां पर। एग्जांपल ये है फ्रेंड्स, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सपोज मेरे एसेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 500 रुपए, मैंने बोला जी मैंने शेयर खरीदा था 500 रुपए का, राइट। और कब खरीदा था, मैंने खरीदा था जी मान लो 1/4/2013 को, 31/1/2018 से पहले 1/4/2013 को मैंने 500 रुपए में एक शेयर खरीदा था। लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31/1/2018, 31/1/2018 को इसी शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू थी, वो थी 1000 रुपए सपोज। और एक्चुअल सेल प्राइस, इसका एक्चुअल सेल प्राइस था सपोज, जो मैंने बेचा एक्चुअली मार्केट में इसको, अब मैंने इसको बेचा है तभी तो कैपिटल गेन निकाल रहा हूं, तो बेचा मैंने कितने में, मैंने बेचा 1200 रुपए में। तो कह रहा है इन दोनों में से लोअर लो, लोअर कौन सा है 1000, तो इस 1000 को पकड़ो और इस 1000 को 500 से कंपेयर करो, तो 500 और इस 1000 इन दोनों में जो भी हायर होगा वो मेरी क्या होगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो गई, 1000 रुपए। क्लियर है, क्लियर है। थोड़ा सा एग्जांपल को चेंज करता हूं, मान लो फेयर मार्केट वैल्यू इस केस में 1000 है, लेकिन एक्चुअल सेल प्राइस 1200 की जगह 800 रुपए है। मैंने किसी वजह से मेरे शेयर की वैल्यू डाउन हो गई, हो सकती हो गई, वो शेयर कंपनी नहीं चली उतनी अच्छी, परफॉर्म नहीं कर पाई, मेरा शेयर 800 का रह गया। तो वो कह रहा है इन दोनों का लोअर लो, लोअर कौन सा है 1000 और 800 का, लोअर होएगा 800, कितना 800। तो अब 500 को 800 से कंपेयर करो और जो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगी वो 1000 नहीं आएगी, वो आएगी 800। 500 और 800 इन दोनों में जो भी हायर है, ठीक है, समझ में आ गया ये पॉइंट। अब मैं थोड़ा सा रिवर्स कर देता हूं, 800 को वापस से बना देता हूं 1200, ठीक है। अब अपने पुराने एग्जांपल पे वापस आ गए कि मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 500 की थी, फेयर मार्केट वैल्यू 31/1/2018 को 1000 थी और एक्चुअल सेल प्राइस मेरा कितना था, एक्चुअल सेल प्राइस मेरा 1200 रुपए था। तो इन दोनों में जो भी लोअर 1000 को 500 से कंपेयर किया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरी 1000। अब फ्रेंड्स समझना इसके पीछे की स्टोरी। 31/1/2018 को कुछ ऐसा हुआ था कि लोगों में खलबली मच गई थी। 31/1/2018 से पहले क्या हुआ करता था फ्रेंड्स, अगर आपका शेयर्स जो कि लिस्टेड है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है, दैट वाज फुल्ली एग्जेम्प्ट, दैट वाज फुल्ली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(38). सेक्शन 10(38) क्या बोलता था, 10(38) बोलता था कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड शेयर्स, जो ये वाला है, जो अभी सेक्शन 112A आप पढ़ रहे हो, 112A वाले जो केस हैं वो सेक्शन 10(38) में फुल्ली एग्जेम्प्ट, यानी शेयर्स के ऊपर आपका जो मर्जी गेन आए उस पर टैक्स लगेगा। 31 जनवरी 2018 की रात को अचानक से गवर्नमेंट उठ के आती है और कहती है जी अब इसके ऊपर टैक्स लगेगा, अब इसके ऊपर टैक्स लगेगा, अब इसके ऊपर टैक्स लगेगा। कितना लगेगा जी, मान लो एग्जांपल ले लो 20% लगेगा, 20% अब आपको इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अब आप एक बार सोच के देखो, एक बंदा है जिसने ये शेयर 1 लाख खरीद रखे हैं, 1 लाख शेयर खरीदे थे 500 रुपए के हिसाब से, 1 लाख शेयर खरीदे थे 500 रुपए के हिसाब से, तो इसने कितने के खरीदे थे जी, 5 लाख रुपए के। 5 लाख इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, डन। 5 लाख रुपए के हिसाब से शेयर इसने खरीदे थे। समझ लो ये रूल कब नहीं था, अभी ये रूल नहीं था, गवर्नमेंट उठ के आई और 31 जनवरी 2018 को कहती है जी आपने जितने भी शेयर खरीदे उन पे कैपिटल गेन लगेगा। पहले नहीं लगता था, रातों रात आके कहती है जी अब लगेगा, अब लगेगा। तो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 5 लाख, मान लो मैं 1 फरवरी 2018 को इन शेयर को बेच दूं, 1 फरवरी 2018 को इन शेयर को बेच दूं, 1000 रुपए इसका मार्केट प्राइस है, 1000 इसका मार्केट प्राइस है, तो मेरे कितने के बिकेंगे ये, 10 लाख रुपए के। 1 लाख शेयर 1000 के हिसाब से, अच्छा मैं कैलकुलेशन में गड़बड़ कर गया, ये तो मेरे 500 के हिसाब से 1 लाख शेयर है ना, तो 5 करोड़ रुपए के शेयर हो गए, 5 लाख के नहीं हुए,
5 करोड़ के हो गए और ये बिकेंगे मेरे 10 करोड़ के, तो मेरा कैपिटल गेन कितना आ जाएगा जी? मेरा कैपिटल गेन आ जाएगा 5 करोड़ का। 5 करोड़ का मेरा कैपिटल गेन आ गया। 20% इसको टैक्स देना है, 1 करोड़ रुपया, इसके ऊपर सरचार्ज, इसके ऊपर एजुकेशन सेस। क्या लोगों में खलबली नहीं बची होगी? जिन लोगों ने पैसा बचा रखा था, जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म में पैसा लगा रखा था, लोगों ने क्या सोच के लगाया था जी, इस पर जब भी कभी कैपिटल गेन आएगा वो टैक्स फ्री होगा। लोगों ने अपनी पूरी प्लानिंग कर रखी थी उस हिसाब से। रातों रात गवर्नमेंट आके उस प्लानिंग पे पानी फेर देती है, वो कहती है अब इसके ऊपर टैक्स लगेगा, शोर मचा, तो फाइनली गवर्नमेंट ने इसको चेंज कर दिया। गवर्नमेंट ने बोला जी देखो टैक्स तो लगेगा, लेकिन हम एक काम करते हैं, आपने इन शेयर्स में इसीलिए इन्वेस्ट किया था क्योंकि जब आप इनको सेल करोगे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो हम एक काम करते हैं, हम ये प्रोविजन लेके आए थे 31 जनवरी 2018 को, तो हम कहते हैं जी 31 जनवरी 2018 को जो भी आपकी मार्केट प्राइस है शेयर का, यानी 1000 रुपए, वही आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 500 नहीं बोलते, हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1000 रुपए बोलेंगे। तो अब आप अब आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी बनेगी? 5 करोड़ की जगह 10 करोड़। अब 1 फरवरी 2018 को अगर आप ये शेयर सेल कर दो तो आपका 10 करोड़ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, 10 करोड़ में आप इसको सेल कर दो, कैपिटल गेन निल, कोई कैपिटल गेन नहीं है। यानी कि 1 फरवरी 2018 को आपको हमने बेनिफिट दे दिया कि जितना भी आपका कैपिटल गेन आ रहा है वो हम कैपिटल गेन आने ही नहीं देंगे, हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को बढ़ा देंगे आपकी। हम बोलेंगे जी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बढ़ गई, हम उस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को चेंज कर देंगे। यानी 1 फरवरी 2018 यानी 31 जनवरी 2018 जब हम ये प्रोविजन लेकर आ रहे हैं तब तक आप पर कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा, कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। मान लो ये बंदा शेयर्स को सेल करता है आज शेयर्स की सेल वैल्यू हो गई 1200 रुपए, तो ये शेयर कितने के बिकेंगे? 12 करोड़ रुपए के, 12 करोड़ के। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने की होगी? 10 करोड़ की। 10 करोड़ की कैसी? 500 और 1000 में जो भी हायर हो, 500 और 1000 में जो भी हायर हो 1000, 10 करोड़, तो मेरा गेन कितने का आएगा? 2 करोड़। तो ये 2 करोड़ कौन से पीरियड से रिलेटेड है? ये है 31 जनवरी के बाद वाले पीरियड, क्योंकि 31 जनवरी तक जो गेन आया वो तो हमने इस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में घुसा दिया और आपकी कॉस्ट बना दी, प्रॉफिट कम करा दिया। यानी इस प्रॉफिट के अंदर जिस दिन हम ये प्रोविजन लेकर आए थे तब तक का कोई प्रॉफिट नहीं है। अगर इसमें कोई प्रॉफिट आ रहा है तो अब उसके बाद आ रहा है। तो अब अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया था इसलिए कि जी आपका गेन आएगा, आपने पैसा इन्वेस्ट किया था इसलिए कि आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा वो टैक्स फ्री हो जाएगा, तो 31 जनवरी 2018 से हम इस रूल को खत्म कर रहे हैं। अगर आपको बेचने हैं तो आज ही बेच दो, आज ही बेच दो। जितना भी गेन आएगा नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन बनेगी, क्योंकि वही आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी, क्योंकि मार्केट वैल्यू वही होगी, और वही आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगी। कैपिटल गेन आएगा आपका निल, यानी 31 जनवरी 2018 तक जितना भी कैपिटल गेन है फ्रेंड्स हमने उसको निल कर दिया। गवर्नमेंट ने इस रूल के थ्रू, इस मैकेनिज्म के थ्रू उस कैपिटल गेन को क्या कर दिया? निल कर दिया। और उसके बाद अगर कुछ शेयर में इंक्रीज होता है, जैसे मेरा 1200 हो गया, तो वो आपका कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा 2 करोड़ रुपए। और इसमें भी उन्होंने क्या बोला? सेक्शन 112A, 112A में इसको क्या बोला? इसको बोला जी 1,25,000 तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, उसके ऊपर जितना भी आएगा उस पर आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। अब बात समझ में आई हो तो बता देना, ठीक है? मैं रिपीट कर देता हूं फ्रेंड्स इसको। रूल क्या है? मैंने अगर कोई एसेट परचेज की थी 1 जनवरी 2018 से पहले, उसको बेच रहा हूं मैं 1 जनवरी 2018 या उसको मैं बेच रहा हूं, राइट? मैंने अगर कोई एसेट परचेज की थी अगर पहले 1 जनवरी 2018 से पहले, राइट, और उसको मैं बेच रहा हूं, कब बेच रहा हूं? मैं बेच रहा हूं 1 अप्रैल 2018, इसको अप्लाई इन्होंने किया 1 अप्रैल 2018 से, मैं इसको बेच रहा हूं 1 अप्रैल 2018 या उसके बाद। पुरानी एसेट है, 1 अप्रैल 2018 के बाद बेच रहा हूं, तो उस एसेट का हम क्या करेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू निकालेंगे 31 जनवरी 2018 को। 31 जनवरी 2018 को उसका फेयर मार्केट वैल्यू निकालेंगे, उसको एक्चुअल प्राइस से कंपेयर करेंगे, जो भी हायर है उस हायर को वो मैं क्या बोलूंगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनेगी। तो अगर मेरा कुछ शेयर में प्राइस में इंक्रीज हो गया, खरीदने से लेकर 31 जनवरी 18 तक शेयर के प्राइस में इंक्रीज हो गया,
तो ये इंक्रीज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट बन गया, तो मेरा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जैसे मैंने इस एग्जांपल में भी 500 और 1000 के केस में आपको, ठीक है, इंक्रीज। लेकिन एक चीज यहां पर और भी है कि इन एनी केस जो आपका फेयर मार्केट वैल्यू है वो एक्चुअल सेल प्राइस से, राइट, फेयर मार्केट वैल्यू आपके एक्चुअल सेल प्राइस से ज्यादा नहीं हो सकता। फेयर मार्केट वैल्यू एक्चुअल सेल प्राइस से ज्यादा नहीं हो सकता। एक्चुअल सेल प्राइस अगर मेरा 800 रुपए है तो फेयर मार्केट वैल्यू एक्चुअल सेल प्राइस से ज्यादा नहीं हो सकता। उस केस में मेरे को 800 कंसीडर करने हैं कम वाले। तो इसलिए रूल क्या है, हायर ऑफ 1 और 2, और दूसरे की कैलकुलेशन करने के लिए मुझे लोअर निकालना है, फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी और एक्चुअल सेल प्राइस विच एवर इज लोअर। इन दोनों में जो भी लोअर आएगा उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से मेरे को कंपेयर करना है, और दोनों में फ्रेंड्स, दोनों में जो हायर होगा वो मेरे को फ्रेंड्स क्या करना पड़ेगा, दोनों में जो भी हायर होगा वो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बने। ठीक है, चलो, तो इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो, राइट। तो अब मेरे हिसाब से 31 जनवरी 2018 में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा क्यों ये प्रोविजन आया था। पहले ये फुल्ली एग्जेम्प्ट था, बाद में गवर्नमेंट ने स्टेट पे इस पर टैक्स लगाया और 1 अप्रैल से हमें ये बेनिफिट दे दिया। 1 अप्रैल 2018 से लिखा है ना यहाँ पर, 1 अप्रैल 2018 से हमें ये बेनिफिट दे दिया कि अगर आप इस एसेट को बेच रहे हो तो बेच दो, कोई बात नहीं, नुकसान नहीं होने देंगे। जितना भी आपका पुराना, जिस रेट से हम ये प्रोविजन लाए हैं, जो भी आपका प्रॉफिट है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में घुसा देंगे। कैसे घुसाएंगे, इस मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, चलो जी, अगला पॉइंट आगे। और साथ में वो कह रहा है देयर इज मोर देन वन वैल्यू ऑन 31/1/2018। भाई 31/1/2018 को मैंने देखा जी वैल्यू 1000 है, हो सकता है 2 वैल्यू, एक 1000 हो और एक 1100 हो। अब ये 2 वैल्यू कैसे हो सकती हैं फ्रेंड्स? शेयर्स जो हैं मेरे 2 जगह लिस्टेड हो सकते हैं, एनएससी में भी हो सकते हैं, बीएससी में भी हो सकते हैं, राइट। अब मेरे मान लो दोनों जगह लिस्टेड है, अभी नहीं होता, पहले फ्रेंड्स थोड़ा मोड़ा ना डिफरेंस होता था, कई बार बहुत छोटा मोटा पैसों में डिफरेंस हो जाता था। तो वो कह रहे हैं कि अगर 2 वैल्यू अवेलेबल हो तो आप इनमें से जो हायर हो वो ले लो, जो हायर हो वो ले लो, मतलब आप अपना फायदा कर लो। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बढ़ाने का मतलब है फ्रेंड्स आपका फायदा। तो अगर वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए कह रहे हैं कि हायर वैल्यू ले लो, मतलब वो कह रहे हैं जी आप अपना फायदा कर लो। ठीक है, चलो जी आगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शेयर्स यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड वर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 1038, जो मैंने अभी अभी बताया। सेक्शन 112A वॉज इंट्रोड्यूस्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 31 जनवरी 2018। 112A जो आया है ना फ्रेंड्स, इसकी एग्जेम्पशन जब खत्म की थी, जो मैं अभी बता रहा हूं, तभी 112A आया, क्योंकि 112A ने ही बोला कि इसके ऊपर टैक्स लगेगा, इसके ऊपर टैक्स लगेगा। LTCG विल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 12.5% इन एक्सेस ऑफ ₹1,25,000 विदाउट इंडेक्सेशन। ये 112A में ही लिखा हुआ है। ठीक है, चलो जी आगे फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन कर लें, चलो कर लेते हैं। मिस्टर रोहन परचेज इक्विटी शेयर 1 अक्टूबर 15, 7 लाख रुपए के शेयर परचेज किए हैं 1 अक्टूबर 15, 31 जनवरी 2018 से पहले परचेज कर लिए, एंड मार्केट वैल्यू 31 जनवरी 2018 को इसकी 28 लाख है। शेयर्स को सेल किया है 40 लाख, 21 लाख, 3 लाख, 3 सिचुएशन दिए हैं। कह रहा तीनों में कैलकुलेट करो। एसटीटी 3000 रुपये पे किया है, एसटीटी 3000 पे किया है तो क्या करें, भूल जाओ। बट हाँ ये पता चल गया कि एसटीटी पे किया है, मतलब लिस्टेड वाले हैं, लेकिन इस 3000 का कुछ करना नहीं है, ये पता चल गया जी ये लिस्टेड वाले हैं। ठीक है, चलो अब मेरी क्या होगी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 40, 21, 3, तो 40, 21, 3 सिचुएशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालो। अब देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलेगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकलेगी 1 अक्टूबर और 31 जनवरी की वैल्यू 7 लाख और 28,000, विच एवर इज हायर, बट इन एनी केस ये 28 लाख, राइट, ये 28 लाख सेल प्राइस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 28 को 40 से कंपेयर करो, 28 और 40 क्या सेल प्राइस 28 लाख सेल प्राइस से ज्यादा है? नहीं, तो छोड़ दो सेल प्राइस को। 28 और 7 विच एवर इज हायर 28 लाख ले लो जी। दूसरे केस में 28 और 21 दोनों में लोअर कौन सा है? 21, तो 21 को कंपेयर करेंगे अब 7 से। 21 और 7 विच एवर इज हायर 21 लाख, तो यहां 21 लाख लिया जाएगा। तीसरे केस में मेरे को कंपेयर करना है किसको? 28 और 3, तो इसमें 3 लाख को कंपेयर करो 7 लाख से, विच एवर इज हायर, 3 और 7 में जो हायर है 7 लाख, तो यहां पर 7 लाख।
7 लाख मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनेगी। यहां पर मैंने 10,000 क्यों ले लिया, 10,000 मैंने क्यों लिया है, 7-10, क्वेश्चन भी मैंने 4 के हिसाब से सॉल्व किया है। फ्रेंड्स इसको ना 7,10,000 कर लो, यहां पर इसको 7,10,000 कर लेना, ठीक है, इसको 7,10,000 कर लेना, 7,10,000 इसको यहां पर कर लेना। तो जो मेरा राइट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 7,10,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरा कितना आया, 40 माइनस 28 12 लाख, 21 माइनस 21 कोई गेन, नो प्रॉफिट नो लॉस, और यहां पर मेरा लॉस आ गया 4,10,000 का, 4,10,000 का मेरा लॉस आ गया तीनों सिचुएशन में। अब यहां पर फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12 लाख, चैप्टर 6 से की कोई डिडक्शन दी नहीं है। कैपिटल गेन फ्रेंड्स मैं कैलकुलेट करूंगा, कैपिटल गेन कैलकुलेट करूंगा, कैपिटल गेन माइनस 125 माइनस 4 करना है, यहां पर 4 कर लेना, माइनस 4 लाख, कैपिटल गेन माइनस 125 माइनस 4 लाख इंटू 12.5%, 12.5%, ये 12.5%। तो जो भी फ्रेंड्स ये अमाउंट निकलेगा इसको आप ठीक कर लेना, ठीक है। चैप्टर से 87A की रीरेट कुछ नहीं मिलेगी, राइट। और उसके बाद फ्रेंड्स टैक्स बिफोर एजुकेशन सेस जो भी आएगा उसके ऊपर 4% लगा के आपकी एक टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी, इसको अमेंड कर लेना। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जैसे हमने ऊपर लॉजिक लगाए वो यहां पर इन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। चलो जी एक छोटा सा पार्ट और कर लें, टाइम है अभी, एक छोटा सा पार्ट और कर लेते हैं ये वाला, बस 11 नंबर पॉइंट और करेंगे, उसके बाद का फिर अगले क्लास में करेंगे फ्रेंड्स। अच्छा एक और बता देता हूं, फ्राइडे को अपनी क्लास नहीं है, अगली क्लास फ्रेंड्स मंडे को होगी, ठीक है। फ्राइडे को अपनी कोई क्लास नहीं है। कैपिटल गेन इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, सेक्शन 50 डेप्रिशिएबल एसेट की बात कर रहा है। इफ एनी पर्सन हैज ट्रांसफर्ड डेप्रिशिएबल एसेट, गेन और लॉस शैल ऑलवेज बी शॉर्ट टर्म एंड कैपिटल गेन शैल बी कंप्यूटेड इन द मैनर गिवन बिलो। भाई डेप्रिशिएबल एसेट कौन सी होती है फ्रेंड्स, डेप्रिशिएबल एसेट कौन सी होती है, राइट, डेप्रिशिएबल एसेट होती है फ्रेंड्स। अच्छा हर्षित की एक क्वेरी आई है यहाँ पर, इससे रिलेटेड है इसलिए मैं इसको अभी आंसर कर देता हूँ यहीं पर। और सर ये तो रिवेट 87 है, 12 लाख तक की इनकम है तो 60,000 तक एग्जेम्प्ट हो जाती है, पर मॉड्यूल है तो 100% ऑफ टैक्स लायबिलिटी। देखो मैं बताता हूं इसके अंदर क्यों नहीं दिया। जितनी भी फ्रेंड्स स्पेशल रेट की इनकम है ना, जितनी भी स्पेशल रेट की इनकम है, लास्ट ईयर तक क्या होता था आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 112A वाला केस होता था, जो शेयर्स वाले होते थे लास्ट ईयर तक, शेयर्स वाले। अगर आप लोगों को प्रैक्टिकली थोड़ा मार्केट का ध्यान हो तो थोड़ा मैं इसकी हिस्ट्री बता देता हूं आपको। लास्ट ईयर तक सेक्शन 112A को छोड़कर बाकी सब पर स्पेशल रेट की इनकम पर कैपिटल गेन अलाउड था। 87A अलाउड था, 87A केवल आपको 112A पर नहीं मिलता था, जो कि शेयर्स वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। 87A नहीं मिलता था, बाकी सब पर मिलता था, बाकी सब पर मिलता था। तो ये फ्रेंड्स मेरा पहली चीज तो 112A का केस है, 112A का केस है तो नहीं मिलेगा। इस साल फ्रेंड्स क्या किया इन्होंने, 112A छोड़ दो, 111A, 111A कौन सा हुआ, शॉर्ट टर्म जो शेयर वाला है। 112 जो नॉर्मल लॉन्ग टर्म है, राइट, स्पेशल रेट की जितनी भी इनकम, कैजुअल इनकम जिस पर 30% का टैक्स लगता है, इन सब पर इन्होंने फ्रेंड्स इन्होंने क्या बोला जी, कोई भी स्पेशल रेट की इनकम होगी उस पर 87A नहीं मिलेगा। किसी भी स्पेशल रेट की इनकम पे 87A नहीं मिलेगा। लास्ट ईयर तक ये केवल 112A पे नहीं मिलता था, इस पे भी मिलता था, इस पे भी मिलता था और इस पे भी, सब पे मिल जाता था, सब पे मिलता था पहले। लेकिन अब ये किसी पे नहीं मिलेगा, किसी भी स्पेशल रेट की इनकम पे नहीं मिलेगा, केवल स्लैब वाली पे मिलेगा। अब हुआ क्या था बताता हूं। ये लास्ट ईयर 112A पे नहीं मिलता था, सब पे मिलता था। लेकिन लास्ट ईयर जब लोगों ने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की तो डिपार्टमेंट ने क्या किया, डिपार्टमेंट ने अपने सॉफ्टवेयर में क्या करा, ना इस पे दिया, ना इस पे दिया, ना इस पे दिया, ना इस पे दिया, किसी पे नहीं दिया। लोग रो पड़े, लोगों की मोटी मोटी टैक्स लायबिलिटी आ गई, डिमांड आ गई, लोगों की मोटी मोटी टैक्स लायबिलिटी आ गई, डिमांड आ गई लास्ट ईयर। काफी लोगों ने पे कर दिया, काफी लोग लिटिगेशन में चले गए, क्योंकि लॉ की जो लैंग्वेज थी, अगर पिछले साल का देखो, आप चाहो अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा मत पढ़ना, जितना बता रहा हूं वो सब सुन लो, राइट। लास्ट ईयर लॉ में बड़ा क्लियर था, 112A में क्लियर लिखा हुआ था 87A नहीं मिलेगा, बाकी कहीं लिखा ही नहीं था कि मिलेगा नहीं मिलेगा। जब लिखा ही नहीं है मिलेगा नहीं मिलेगा, और 87A बोल रहा है कि जी 12 लाख तक की इनकम पे आपकी जो टैक्स है 60,000 रुपए तक, मतलब पिछले साल ये 7 लाख था, 7 लाख तक इनकम पे टैक्स बनता था 25,000 तक 87A मिल जाएगा। ये लास्ट ईयर था, वो मिल जाएगा आपको। तो जब वो ये नहीं लिख रहा कौन सी इनकम, वो बोल रहा है जी 7 लाख तक की इनकम,
7.5 लाख तक की इनकम पे आपको मिल जाएगा कितना, 25,000 तक। और 112A में लिखा है कि 87A नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 111A मिल जाएगा क्योंकि कहीं लिखा नहीं है। 112 में भी मिलेगा, कैजुअल इनकम 30% मिलेगा। बट डिपार्टमेंट ने अपनी रिटर्न के अंदर डिसअलाउड कर दिया। लॉ के अंदर लिखा है मिलेगा, और यहां पर मतलब लॉ में लिखा नहीं है नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, तो लास्ट ईयर फ्रेंड्स क्या होता था, लास्ट ईयर लॉ के हिसाब से कहीं नहीं लिखा नहीं अलाउड है, बट 87 बोल रहा है जी 7 लाख तक हम आपको 25,000 दे देंगे। और जब कहीं नहीं लिखा कि कौन सी पे मिलेगा कौन सी पे नहीं मिलेगा, इसका मतलब जो भी मेरी टोटल इनकम का पार्ट है सब पे मिलेगा। तो वो 111A पे भी मिलना चाहिए, 112 पे भी मिलना चाहिए, कैजुअल इनकम पे भी मिलना चाहिए लॉ के हिसाब से। बट यूटिलिटी के अंदर अपनी जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग यूटिलिटी है उसके अंदर इन्होंने उसको डिसअलाउड कर दिया, उसमें कैलकुलेशन चेंज कर दी। बहुत सारे झगड़े हुए इसके ऊपर। फाइनली फ्रेंड्स अभी रिसेंटली भी इसके ऊपर एक जजमेंट आया हुआ है जिसके अंदर ये बोला है कि ये आपको अलाउड है पिछले साल। इस साल इन्होंने स्पेसिफिकली इसको हटा दिया। इस साल स्पेसिफिकली 87A में लिख दिया कि किसी भी स्पेशल रेट की इनकम पे मिलेगा ही नहीं। तो इस साल से ये अलाउड है, इस साल से ये आपको नहीं मिल पाएगा, किसी भी स्पेशल रेट की इनकम पे नहीं मिलेगा। लेकिन जो स्टार्टिंग का चैप्टर है, मैंने पहला जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि मिल जाएगा, राइट। तो वो भी आपको अमेंड करना पड़ेगा। उसके ऊपर भी फ्रेंड्स मैं आपको एक सेपरेट क्लास या सेपरेट आपको लेक्चर दे दूंगा जिस पर उसको मैं रिवाइज करवा दूंगा, राइट। क्योंकि उस टाइम तक फ्रेंड्स क्या था, प्रॉब्लम क्लैरिटी नहीं थी जब मैंने बैच लगाया था। अभी क्या है, इसके ऊपर बड़ा क्लियर है कि ये आपको नहीं मिलेगा, राइट। तो जो पहला चैप्टर है उसमें मैंने अभी आपको बोला था, जब मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया था मैंने बोला था जी इनके ऊपर मिल जाएगा। तो वो भी आप रिवाइज कर लेना, वो भी ठीक कर लेना। मेरा प्लान है क्लास जब खत्म हो जाएंगी चैप्टर 1 में वो पार्ट मैं एक बार दोबारा करवाऊंगा और उसको करेक्ट करवा दूंगा, ठीक है जी। चलो, और आई थिंक नोट्स मैंने रिवाइज कर दिए हैं। अगर आप चैप्टर 1 के नोट्स निकालोगे अभी भी, अगर आप डाउनलोड करोगे तो नोट्स आपको रिवाइज वाले मिलेंगे। उसके अंदर मैंने सब चेंज कर दिया है जो इससे रिलेटेड था पार्ट, ठीक है। चलो, तो ये फ्रेंड्स इसकी हिस्ट्री है। हर्षित आई होप क्लियर होगा। और सर बेसिक चैप्टर का भी समझा दो, रिबेट और टैक्स स्लैब। हर्षित उसके लिए आप पहला चैप्टर देखना, पहले चैप्टर की 3 क्लासेस हुई हैं, वो आप प्लीज देख लेना। और एक आपकी क्वेरी और आई थी, सर आपने सरचार्ज समझाया था पर उसमें 5 करोड़ वाले की क्या रेट है एंड सीनियर सिटीजन। हर्षित 5 करोड़ मैंने बताया था ऑप्शनल टैक्स रिजीम में, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में 5 करोड़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो ऑप्शनल के अंदर है। मैं अभी सबको कंफ्यूज नहीं करूंगा उसकी वजह से। आप प्लीज मेरा जो पहला चैप्टर हुआ था उसकी 3 क्लासेस हुई थी, तीसरी क्लास का सबसे लास्ट पार्ट देखना। सबसे लास्ट में मैंने ऑप्शनल टैक्स रिजीम के केस में बताया हुआ है, वहां पर 5 करोड़ का है। 5 करोड़ के ऊपर सरचार्ज का रेट डिफरेंट है, वो ऑप्शनल में है, डिफॉल्ट में नहीं है। डिफॉल्ट में केवल 2 करोड़ लिमिट है, 2 करोड़ के ऊपर सीधा 25% है, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। अब तो हम बात कर रहे थे डेप्रिशिएबल एसेट। डेप्रिशिएबल एसेट फ्रेंड्स क्या होती है, ऐसी एसेट जिनके ऊपर, राइट, ऐसी एसेट जिनके ऊपर हम डेप्रिशिएशन चार्ज करते हैं। वो कौन सी एसेट होंगी, बिजनेस एसेट। वो बिजनेस एसेट होंगी जो भी मेरी बिजनेस से रिलेटेड एसेट होंगी। भाई मैं एक ऑफिस चला रहा हूं, मैंने ऑफिस में स्टाफ को लाने ले जाने के लिए एक गाड़ी रखी हुई है, मैं क्लाइंट विजिट करता हूं उसके लिए मैंने गाड़ी रखी हुई है, ऑफिस के अंदर मैंने मल्टीपल एसी लगवाए हुए हैं, ऑफिस के अंदर मैंने प्रिंटर लगवाए हुए हैं, बहुत सारा फर्नीचर है, कोई मशीन है जिस पर काम होता है, बहुत सारा कुछ मैंने करवा रखा होगा, राइट। या मेरा कोई फैक्ट्री है उसके अंदर मेरी बहुत सारी प्लांट और मशीनरी लगी हुई है, काफी सारी चीजें होंगी फ्रेंड्स जो वहां पर इंस्टॉल्ड है। ये सब क्या है, बिजनेस पर्पज से यूज हो रही है। तो बिजनेस के चैप्टर में डेप्रिसिएशन का चैप्टर आएगा, बट अभी के लिए इन पर क्या होगा, इनका पूरा खर्चा नहीं मिलता। ये खर्चा जितने टाइम इनकी यूजफुल लाइफ है उस यूजफुल लाइफ में थोड़ा थोड़ा मिलता है। उस थोड़े थोड़े अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। कि हर साल हम थोड़ी थोड़ी डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे जिसके रेट एक्ट में लिखे हुए हैं, इनकम टैक्स एक्ट में भी लिखे हुए हैं, कंपनीज एक्ट में भी लिखे हुए हैं, राइट। तो वो रेट के हिसाब से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और वो एसेट कौन सी होगी, डेप्रिशिएबल एसेट। ऐसी एसेट जिसके ऊपर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूं। तो यहां पर वो बोलता है ऐसी कोई भी एसेट जिसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो उसको जब सेल करोगे तो वो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। वो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, वो कभी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं हो सकता, राइट। और कैलकुलेशन कैसे होगी, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। जितने में मैंने बेचा उसमें से माइनस क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं, रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। जिस साल में मैंने बेचा उस साल के स्टार्टिंग में उसकी रिटन डाउन वैल्यू क्या थी, अभी एग्जांपल के साथ बता देता हूं, ठीक है। और वो वैल्यू रिड्यूस करने के बाद उसमें सेलिंग के कुछ खर्चे किए वो भी हटा दो, बैलेंस जो बचा वो मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन।
जैसे नीचे एक क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। एबीसी लिमिटेड है, एक प्लांट एंड मशीनरी है 1/4/2025 को, हैविंग WDB 6 लाख। इसने हो सकता है ये 6 लाख की एसेट 10 लाख की खरीदी 4 साल पहले। 4 साल में इसने 4 लाख रुपए हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज किया, 4 लाख रुपए। अब वैल्यू रह गई 1/4/2025 को 6 लाख बुक्स के अंदर। एंड इट वॉज एक्वायर्ड बाई कंपनी ऑन 1/4/2009 फॉर 15 लाख। कह रहा है देखो 1/4/2009 को 15 लाख में खरीदा था, बट डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद 1/4/2025 को उसकी वैल्यू 6 लाख रह गई। एंड इसको बेच दिया 1 जनवरी 2026 को 11 लाख। सेलिंग एक्सपेंस 30,000 रुपए इसको बेचने के खर्चे किए मैंने। कंप्यूट दी कैपिटल गेन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 11 लाख। 11 लाख में मैंने बेचा, लेस रिटन डाउन वैल्यू एसेट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग मतलब 1/4/25। आपको ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी कि मैं इसको कब बेच रहा हूं 1 जनवरी 2026, तो आप 1/4/25 से 1 जनवरी 26 कितने महीने हो गए? 9 महीने। आप 9 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, वो इसमें से रिड्यूस करो। मत करना ऐसा। आप ये मत सोचना कि उस दिन की वैल्यू निकालूं, नहीं, उस दिन की नहीं निकालनी है। एक्ट में लिखा है कि जिस साल में बेचोगे उस साल में पहले दिन की वैल्यू देखो, उस साल में पहले दिन की वैल्यू देखो। पहले दिन मतलब 1/4/25। उस दिन कितने की वैल्यू है वो देखो, और उस वैल्यू पर आप क्या करो, उस वैल्यू को आप उसमें से रिड्यूस कर दो, सेलिंग एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर दो, और जो बैलेंस बचा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किस रेट पे जाएगा? अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो स्लैब रेट पर, कंपनी है, फर्म है तो उनके रेट पर, नॉर्मल रेट, मतलब नॉर्मल रेट लगेगा। ठीक है, चलो जी फ्रेंड्स, इसके साथ आज की क्लास करेंगे क्लोज। अभी फ्रेंड्स कुछ डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो। क्लासेस पसंद आ रही है तो क्लास को प्लीज लाइक जरूर करना। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर देना, सो दैट फ्यूचर के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन, फ्यूचर के कोई लाइव करूंगा उसके नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। चलो फ्रेंड्स, इस क्लास को यहीं पर क्लोज करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।